ओके, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट की बात करेंगे। देखिए, लगातार 7वें दिन कंसोलिडेशन, जी हाँ, पिछले मंगलवार से जो कंसोलिडेशन शुरू हुआ वो आज मंगलवार तक कंटिन्यू कर रहा है और लगातार 7वां दिन मार्केट एक रेंज में। और आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी दोनों चले आज, लेकिन फिर भी निफ्टी नहीं चला। और उसका कारण ये है कि दूसरे बड़े सेक्टर्स जो हैं उनमें आपको दबाव देखने को मिलेगा। देखिए, निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रिलायंस। आप देखिए रिलायंस, क्योंकि रिलायंस को हम खुद एक सेक्टर की तरह देखते हैं जिसमें करीब करीब 12% का वेट है, 12-13% का। ऑटो नहीं चला आज। और माफ़ कीजिएगा, एफएमसीजी जिसमें कल शानदार तेज़ी थी, कल ये इंडेक्स करीब करीब 1000 पॉइंट ऊपर था एफएमसीजी का, आज उसमें करीब करीब 300 पॉइंट नीचे आ गया। तो ये थोड़ा सा दबाव आया। हाँ, कोटक बैंक यहाँ पर अच्छा मूव आया और टाइटन ये सबसे ज़्यादा फिसला। आज सुबह हम इन दोनों स्टॉक्स की बात भी की थी बिग स्टॉक्स में, और नॉट सरप्राइजिंगली दोनों में इस तरीके के मूव्स आए। और एक चीज़ तो क्लियर है, ये मैं क्यों दोनों पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वेरी गुड आफ्टरनून। पता है क्यों मैं ये दोनों पॉइंट आउट करना चाहता हूँ? क्योंकि एक चीज़ क्लियर है, मार्केट रिएक्शन दे रहा है आपको। अच्छे नंबर पे ताबड़तोड़ रिएक्शन, खराब नंबर पे भी ताबड़तोड़ रिएक्शन। जैसे हमने उस दिन ट्रेंड का देखा था, कल गोदरेज कंज्यूमर का देखा था आपने। नंबर अच्छे आएंगे तो चल भी रहे हैं स्टॉक 5-10%। हाँ, अगर खराब नंबर आ रहे हैं तो पिटाई भी जबरदस्त हो रही है। वीरो, लेट्स सी लास्ट का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, मैं बहुत सारे सेक्टर से बात करूंगा आपसे, लेकिन पहले इंडेक्स को यहाँ पे समेट लेते हैं अपनी इस डिस्कशन में। स्टिल रेंज बाउंड, एक थ्रेशहोल्ड क्रिएट करने की कोशिश की थी कोटक ने, लेकिन अब तक सक्सीड नहीं हो पाए। और आईटी बैंक दोनों चले। क्या अभी भी हम रेंज बाउंड रहेंगे? कुछ ऐसे ही समीकरण है। और अनुज, अगर कोई थ्रेशहोल्ड है तो वो क्या है? क्या ट्रेड डील? क्या अब औपचारिक तौर पे जब तक इसका ऐलान नहीं होता बाजार इसी रेंज में रहेगा, या फिर बाजार अर्निंग्स के हिट होने का इंतजार करेगा? देखिए, ट्रेड डील तो बाजार के लिए कोई फैक्टर रहा ही नहीं है, सच बताऊं मैं तो। मतलब फ्रैंकली अब तो वो तो मामला निपट चुका है पूरा का पूरा। ये एक चीज़ समझ लीजिए, पूरा का पूरा अर्निंग सीजन के ऊपर दारोमदार है। आई थिंक टीसीएस के नंबर्स जो आएंगे थर्सडे को, उससे एक बहुत बड़ा क्यू मिलेगा। एनीवे, देखिए एक चीज़ है, मार्केट चल नहीं रहा है। हर कोई कह रहा है कि मार्केट नहीं चल रहा, मैं खुद कह रहा हूँ मार्केट नहीं चल रहा, लेकिन गिर भी नहीं रहा। ऐसा नहीं है ना कि मार्केट आपको कोई धड़ाम करके गिर रहा है, कोई आपको पुट साइड पे भी कोई ट्रेड दे रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। ये राइटर्स का मार्केट है, ऑप्शन राइटर्स का मार्केट। आई थिंक एक हफ्ते से पूरी तरह से, अगर आप देखें, रेंज छोटी होती जा रही। कल तो हम 80 पॉइंट 85 पॉइंट की, सॉरी 89 पॉइंट की रेंज की बात करें तो आज तो उतनी भी नहीं है निफ्टी में। तो ठीक है, अभी 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके ऊपर ही हैं हम। मेरा ये मानना है कि बुल मार्केट में एक बड़ी रैली के बाद जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट, प्रोवाइडेड वो 25-200-250 इस कंसोलिडेशन के जोन में बच गया वो 20 डे में, तो मुझे लग रहा है इस मार्केट को 2 दिन नहीं लगने वाले हैं। ये 7, 8, 10 जितने दिन का कंसोलिडेशन चलेगा, 2 दिन नहीं लगेंगे इस मार्केट को उसको वापस रिक्लेम करके उससे और 200 पॉइंट ऊपर आने में। तो व्यू मेरा वही रहेगा अभी भी इंटैक्ट। निफ्टी पर एक रेंज है 25,400 से 25,550। 25,400 के करीब अगर आप खरीद रहे हैं तो वो काम कर रहा है, 25,550 के करीब बेच रहे हैं तो वो काम कर रहा है। और बेसिकली एक छोटी सी रेंज बन गई है। और काम भी क्या कर रहा है, अगर आप 30-40 पॉइंट लेने वाले ट्रेडर हैं तो, वरना कोई मतलब नहीं है इस समय। निफ्टी ट्रेड इस समय एकदम जैसे कहते हैं एक नीरस हो चुकी है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज बैंक निफ्टी में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस है बिकॉज ऑफ कोटक बैंक, लेकिन यहाँ पर भी देखिए आप कोई इंट्राडे में ट्रेड कहाँ मिली है आपको? जहाँ खुले थे वहीं हैं, मोर और लेस वहीं सेटल हो रहे हैं। 57,100 पे खुले थे, 57,100 पे ही हैं। एक रेंज है यहाँ पर 56,800 से 57,500 की, उसके हम बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। हाँ, इस मार्केट को ट्रिगर मिलना चाहिए, मेरे ख्याल से ट्रिगर मिलेगा अर्निंग सीजन से। अगर ये यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस आएंगे तभी मेरे ख्याल से मार्केट को वो शायद ट्रिगर मिले, बट अभी के लिए हम रेंज में है। स्टॉक स्पेसिफिक वीरू, एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग? अनुज, कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा इंप्रेशन दे रहे हैं उसमें मैं पहले रखना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे, प्लीज़ ज़रा ABFRL लेके आइएगा। स्ट्रॉन्ग मूव और वेल सपोर्टेड बाय स्टैट्स, बट याद रखिएगा ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि वेल सपोर्टेड बाय स्टैट्स, यानी सिंपली एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग के दौर के बाद अब थोड़ी सी, अगर आप देखें, जो कहते हैं ना, फ्रेश बाइंग नज़र आ रही है। एक 10-20 का पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑलमोस्ट 21 मई के बाद फर्स्ट टाइम। तो एज अ ट्रेडिंग स्विंग अगर आप कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हैं रीड करने के लिए, तो पहला स्टॉक जिसको मैं यहाँ रखूँगा, क्योंकि स्कोप यहाँ पे कहाँ तक का है, द नेक्स्ट सप्लाई जोन दैट 50 डे परसिस्ट एट आई थिंक 82। दूसरा SRF, एक्यूट स्ट्रेंथ। इस बाजार में चीज़ें डगमगा रही हैं, चीज़ें चल भी रही हैं, मोमेंटम कोलैप्स भी हो रहे हैं, बट सिंगल हैंडेडली अगर आप देखें, इसने
अपने ऑल टाइम हाई को मतलब अकेले ही, आई मीन चीज़ें कोलैप्स भी हो रही हैं केमिकल बास्केट में, कुछ चीज़ें स्ट्रॉन्ग भी हैं, बट इसने अपने आप को 10 डेमा के ऊपर होल्ड रखा। बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल आई मीन अच्छी बाइंग है, 1.25% OI का बिल्डअप, इट्स एन ऑल टाइम हाई। और एक और रखूँगा डिलीवरी इसलिए क्योंकि इसने एक बड़ा सप्लाई जोन पार कर लिया है। 18 दिसंबर का स्विंग हाई, सुबह सुबह हमारी 394 पर बात हो रही थी, 398 काटा, 400 काटा, 402 काट दिया। तो एक अच्छे मूव के लिए प्रिपेयर करता हुआ, और अच्छी बात यह है कि इसका अगला सप्लाई जोन बहुत दूर है और वो आते करीब 428, 432 पर। इंडेक्स की बात हो गई, कुछ मोमेंटम स्टॉक्स की बात हो गई, लेकिन अनुज आते हैं अब 2 सेक्टर्स पर। मैं एक एक करके 2 सवाल पूछूंगा। जेन स्ट्रीट का मामला, उसके बाद सेबी के ये आंकड़े, ये हमें थोड़ा सोचने पर विचार कर रहे हैं। वो ये जो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं, इन पे करें क्या, व्यू क्या रखें, बोथ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि ये दोनों डेवलपमेंट काफ़ी बड़े हैं। जिस चीज़ को लेकर, वीकली एक्सपायरीज को लेकर इतनी बड़ी लड़ाई चल रही थी, वो सडनली कोलैप्स होती हुई नजर आ रही है। व्यू क्या आपका इस स्पेस में? बिल्कुल, देखिए आज इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम सिर्फ डाउन वाले स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार मैं आपको एक और स्टॉक दिखाना चाहूँगा इसमें, HDFC AMC। एक बार वो देखिए, एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक ये इसका एक निष्कर्ष ये भी निकलेगा कि कहीं लोगों को ये लगा कि यार FNO नहीं हो रहा हमसे, चलो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, शायद वही सही है हमारे लिए। तो वो भी एक फैक्टर है। देखिए कुछ देर में हम इस सेक्टर की डिटेल की बात करने वाले हैं, लेकिन BSE का स्टॉक लेकर आइए फॉर एग्जांपल। अब ऐसा नहीं है कि कल सुबह उठ के सेबी फ्रेश कर्व लेके आ जाएगा। ये हो सकता है कि इतना बड़ा लॉस हुआ है और 1 लाख करोड़ का रिटेल का लॉस हो गया है। ऑब्वियसली ये पिछली बार भी आपको याद होगा, भले ही मरमस थे, लेकिन ये तो था कि ये जो भी ऑर्डर्स थे एकदम राइट एट द टॉप से आए थे। PMO और FM ऑफिस भी इसमें शायद इन्वॉल्व हुए थे कि भाई इतना लॉस हो रहा है रिटेल ट्रेडर्स को, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है कि सख्ती और बढ़े। लेकिन पिछली बार भी अगर आप देखें, जब एक्सपायरीज, वीकली एक्सपायरीज कम हुई थी, BSE का स्टॉक आपको याद होगा, तब मेरे ख्याल से 30% गिरा था BSE का स्टॉक। प्री स्प्लिट हुआ करता था उस समय, प्री स्प्लिट ये स्टॉक मेरे ख्याल से शायद 3800 तक गया था 5000 से, जहाँ तक मेरी मेमोरी सही है। 3800 गया था 5000 से, उसके बाद वापस इसने न्यू हाई लगाया और वहाँ से उल्टा और 40% भागा। तो ये इशू यहाँ पे ये कंपनीज का सिर्फ FNO का नहीं है। FNO एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा भी तो लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसके अलावा भी तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। अब जैसे CDSL है फॉर एग्जांपल, अब ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन CDSL है फॉर एग्जांपल। अब इसका डीमैट डिपॉजिटरी वाला काम है, इसका क्या मतलब था गिरने का इस रिपोर्ट पर। लेकिन जो भी है, एक बात तो है, इस स्पेस में मूव बहुत बड़े आए थे, और जब भी इस स्पेस में एक मूव बहुत बड़े आए, जैसे BSE का स्टॉक फॉर एग्जांपल, अब बहुत लोगों का ये मानना है कि 3000 पे BSE का स्टॉक शॉर्ट सेल था, रिगार्डलेस ये न्यूज़ आती या नहीं आती। इसका ज़रा 3 महीने का चार्ट रख दीजिए। तो बस ऐसे स्टॉक्स को एक हल्का सा धक्का चाहिए होता है, गिर जाते हैं ये स्टॉक्स। पहले भी तो देखा था हमने BSE केस में, ऐसा दोबारा देख लिया। लेकिन लोअर लेवल पे बाइंग आएगी यहाँ पे, ये मेरा मानना है। आज भी देखिए 10% था इंटरडे में डाउन, और अब 5 रह गया, तो 5% के करीब को तो रिकवरी आ गई ना इंटरडे में, तो ये होगा यहाँ पर। अच्छा अनुज, एक और सेगमेंट जिस पर सुबह बात भी हो रही थी, रिस्पेक्ट मैं आई थिंक सुबह क्रूड को देखा था, ऑलमोस्ट 70 के जोन को हिट करा था, बट स्टिल वो BPCL HPCL पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन टू बाय। क्या सेंस कर रहा है मार्केट, अब बाजार क्या सेंस कर रहा है कि क्रूड की ट्रैजेक्टरी यही रहेगी, और क्या इसमें कमिटेड रहे इस स्पेस पे? देखिए, मैं जो सुबह जिस रीज़न से मैंने इन पर पॉजिटिव व्यू लिया था और ये कहा था कि ये आपको अगर आज नीचे करेंगे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे, आज एक्चुअली अगर एक ट्रेड प्ले आउट हुई है तो ये ट्रेड प्ले आउट हुई है। फ्रैंकली अगर आप देखें तो टाइटन और कोटक तो गैप के साथ ही खुले, तो उसमें तो कोई बड़ी ट्रेड मिली नहीं होगी आपको, यहाँ फिर भी ट्रेड मिली होगी आपको। और वो चूज़ करने का मेरा रीज़न बहुत क्लियर था, जब $80 के क्रूड पे नहीं गिरे ये स्टॉक, तो अब 70 पे नहीं करने थे। और ये ठीक है, थोड़ा सा एक नी जर्क रिएक्शन आ गया मार्केट का, लेकिन बस वही है। और ऐसा नहीं है ना कि इन कंपनियों को कोई बहुत ज़्यादा उसकी वजह से लॉस उठाना पड़ रहा है। कंपनियों इतना प्रॉफिट पे बैठे हैं, मतलब 5-5, 6-6 रुपये के उस पर बैठे हैं, तो इसके लिए तो ये एक रीज़न था कि मैं थोड़ा सा आज सुबह कन्विंस था कि ये रीज़न देगा आपको बाइंग करने का। इस वजह से ये, क्योंकि अगर 80 पर नहीं गिरे तो फिर अब 70 पे क्या गिरने वाले थे। खैर एनीवे वीरू, अब स्टॉक स्पेसिफिक बात सारी हो गई, अब आगे बढ़े शो में।
बिल्कुल अनुज, थोड़ा सा आपसे एक बार जरा ट्रेंडिंग स्टॉक समझ लेता हूँ और कार्यक्रम कट रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अनुज। ट्रेंडिंग स्टॉक्स आज के। बिल्कुल, चलिए ठीक है, फिर काम करते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। और ये हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ये देखिए, कोटक, इटर्नल, ग्रासिम और अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर तेज़ी है। इसके अलावा HDFC AMC, NHPC, IIFL फाइनेंस और इन्फो एज, ये और स्टॉक जहाँ पर तेज़ी। टाइटन, डॉक्टर रेड्डीज, ट्रेंड और बजाज ऑटो, ये करीब करीब 2 से 5% नीचे। और उसके बाद BSE, एंजल वन, औरोबिंदो और MCX, यहाँ पर भी गिरावट है। चलिए अब क्रम बताते हैं। हमारे साथ एंजल वन के अमरदेव सिंह होंगे फंडामेंटल के लिए, टेक्निकल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, श्रीकांत चौहान, सचिन उत्तेकर, प्रशांत सावंत और जितिन गेडिया। 2:15 पर यतिन से जानेंगे कैपिटल मार्केट्स जुड़े शेयरों में गिरावट क्यों। 2:20 पर दीपाली से जानेंगे टाइटन में और कोटक में जो बड़े मूव्स आए उनका कारण। उसके बाद लक्ष्मण जी से एक खास रिपोर्ट लेंगे जो इंडो यूएस ट्रेड डील है, उस पर एक एक्सक्लूसिव न्यूज़। 2:30 बिनी से जानेंगे टेक्सटाइल स्टॉक्स की रैली का कारण। कंचन से जानेंगे ऑयल एंड गैस कंपनियों के नंबर्स कैसे रहेंगे इस क्वार्टर में। उसके बाद निर्मल बैंक से राहुल अरोड़ा जुड़ेंगे हमारे साथ, उनके CEO। और फिर यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम चेक, और उसके बाद स्ट्रैटेजी और BTST STBT कॉल्स की हम शुरुआत करेंगे। वीरू जी हाँ, चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे है और प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका पहला ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं सर आप इस वक्त? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है SR है। इसमें तेजी है और लगता है रेसिस्टेंस नहीं, मोमेंटम है। ट्रेड कर रहा है 3277 पर SR है, और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 326 पर। करीब 16 रुपए का स्टॉप है। फर्स्ट टारगेट मेरे ख्याल से 3300 के पॉसिबल है। SRF स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है, लेकिन यस, SRF में तेजी है। यहाँ SRF में तेज़ी है, ये हो गई। चलिए गाबा सर की तरफ से आज की पहली ट्रेड। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन बताइए, क्या ट्रेड लिया आपने, क्या लेंगे? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून विरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। LNT पे मुझे लग रहा है काफी शानदार रिकवरी बनी है। जिस तरीके से या जिस कॉन्फिडेंस से ये रिबाउंड हुआ है अपने 50-डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को छूने के बाद, तो मुझे लग रहा है पिछले 7 दिनों का जो एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है वो कहीं जाकर थम चुका है। यानी एक अच्छी रिकवरी बन सकती है काउंटर में अगले कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर LNT के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3600 के आसपास लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 3650 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस से एक बार 3740 इस पर्टिकुलर लेवल को छूने का प्रयास हो सकता है। तो खरीदारी करनी है LNT के फ्यूचर्स को। ओके, LNT फ्यूचर्स 3615 पे आज ये सेक्टर बहुत अच्छा मूव देता हुआ। बहुत सारे स्क्रिप्ट जो है इस स्पेस की अच्छा कर रही हैं, आएंगे कुछ देर में इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अब ये हो गया जनाब सचिन जी का LNT फ्यूचर्स। अब चलते हैं मानस के पास। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो विनीत जी, IIFL में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 494 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 525 525 रुपए तक के होंगे। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 23-24 रुपए भी ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 40 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए तो ये अब तक 3 ट्रेड हुई। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत जी बताइए, क्या ट्रेड पिक किया आपने? जी अनुज जी, वीरू जी, गुड आफ्टरनून द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। PFC के तरफ अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी डिप आई है और ऑलमोस्ट 20 डेमा से अच्छा माउस नजर आ रहा है। प्लस ऑलमोस्ट जो स्विंग है उसका 50% रिट्रेस हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ से एक न्यू टॉप की तरफ ये बढ़ सकता है। तो यहाँ बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 410 410। यहाँ से टारगेट होगा 425 430 425 430। ओके, जतिन जी अब हमारे साथ इस बीच मौजूद हैं अगले स्टॉक पे बात करने के लिए। जतिन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका ट्रेड? हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमें NTPC में बाय करने की सलाह रहेगी। एक बहुत ही अच्छा बेस पैटर्न बना के एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट कर रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। NTPC में 337 का स्टॉप लॉस रखना होगा और 365 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, NTPC ये इस समय जतिन जी की तरफ से पिक आती हुई। अब चला जाए अमर देव सिंह जी के पास। अमर जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, आपको कौन सा स्टॉक पसंद? वेरी गुड आफ्टरनून आज जी। मुझे बैंकिंग स्पेस में कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बिकॉज 2-3 चीज़ें हैं। जैसे बैंकिंग स्पेस में काफ़ी जो चेंजेस आ रहे हैं और इन टर्म्स ऑफ जो क्रेडिट ऑफ टेक इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। जो रेट्स
रेट्स की जो दरें घटी हैं, इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स घटे हैं, तो उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें बैंकिंग स्पेस में दिख रहा है। और कोटक महिंद्रा बैंक ने जिस तरह से रिसेंटली इधर टेक्नोलॉजी पे काफ़ी फोकस किया है और इनकी जो फिनटेक अलायंसेज हैं उन पे और डिजिटल ऑनबोर्डिंग पे जो काम किया है, तो दैट इज डेफिनेटली हेल्पिंग देम इन देयर कासा। इसके अलावा यदि बैंक्स की बात करूं तो इस बैंक की बात करूं तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज है उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज किया है। और जो न्यू सीईओ के आने के बाद इनकी जो शिफ्ट हुई है, अब वो भी रिटेल लेंडिंग की तरफ, डिजिटल इनोवेशन की तरफ, उसका भी इनको बेनिफिट आने वाले समय में काफ़ी मिलेगा। और तो इस स्टॉक को फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। यदि मैं इसे फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी देखूं ऑन लॉन्गर टर्म चार्ट्स, तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग बाय है फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव एज वेल एज टेक्निकल पर्सपेक्टिव। तो मैं ये मानता हूं कि करंट लेवल से नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में वी कुड सी एनीवेयर बिटवीन 15 to 20% अप्रिसिएशन। 15 to 20% एप्रिसिएशन 12 से 15 महीने के अंतराल में इस स्टॉक को आपको देने पड़ेंगे। नॉट ए डे कॉल, नॉट ए वीकली कॉल, नॉट ए मंथली कॉल, थोड़ा समय दीजिए। बट यस, वैल्यूएशंस और जो ट्रिगर्स हैं वो अच्छे हैं। ट्रेड्स पूरे हो गए। यहाँ पे हमने शुरुआत की थी प्रकाश का बसर से, SRF बाय में था, LNT फ्यूचर्स था बाय में, मानस जी का IFL था, प्रशांत जी ने PFC को पिक किया, जतिन जी का 342 पे NTPC, और यहाँ पे जो फंडामेंटल कॉल रही वो थी कोटक महिंद्रा बैंक। अब आइए कुछ और स्टॉक्स को स्कैन करते हैं जो कि थ्रेशहोल्ड पे हैं। बाजार अगर रेंज बाउंड ना होता तो शायद ये ट्रिगर मतलब या फिर ये इजेक्ट कर चुके होते, इस रेंज से बाहर निकल चुके होते। सचिन, एक बार देखिए आप एटर्नल को, ये एक अपना बहुत ही बड़ा मतलब 5 जून से लेकर टिल डेट जो एक सप्लाई जोन है जहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिलता है, जहाँ पर लोग बेचने आ रहे हैं, उस जोन को काटने की, उस जोन को बाइसेक्ट करने की मशक्कत कर रहा है। एटर्नल पे क्या थोड़ा सा प्रीएम्प्ट होकर कुछ काम करना चाहिए क्या? आपका टेक क्या है इस पे? वीरेंद्र जी, क्लियरली चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी शानदार रहा है। कच्ची हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने अच्छी तरह मेंटेन की है। एंड प्लस काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि बार बार इसने थोड़ा सा प्रेशर लिया है ऑन द प्राइस, बट क्लोजिंग बेसिस पे अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही इसने अपनी क्लोजिंग मेंटेन की है ऑन द डेली स्केल। तो जिस तरीके से ओवरऑल बर्ताव है, मुझे लग रहा है एक क्लियर कट साइंस है एक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्युलर बुल रन के, एंड वहां पर एक बुलिश फ्लैग कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो जल्दी मुझे लग रहा है इसमें 270 के ऊपर 290 तक की एक रैली बन सकती है। तो पोजिशनली मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है। ट्रेडिंग के लिहाज से जो ट्रिगर है वो लगभग अराउंड 268 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक थोड़ा सा प्रीएम किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे लगाना चाहिए अराउंड 258 के आसपास। पहला टारगेट होगा अराउंड 268 का। उसके बाद मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के बाद लगभग अराउंड 290 तक की ट्रेजेक्टरी ओपन हो सकती है। ओके, चलिए अब जरा थोड़ा आगे बढ़ा जाए और एक और बड़े मुद्दे पर बात हो। जेन स्ट्रीट ग्रुप पर सेबी के एक्शन और कल के FNO रिपोर्ट के बाद कैपिटल मार्केट शेयरों में तेज़ गिरावट देखने को मिली है, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आई है। यतिन से जानते हैं कि क्या कारण रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए, बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आपको आते हुए नज़र पड़ रहे हैं, चाहे वो रेगुलेटरी फ्रंट हो, चाहे वो ब्रोकरेज फ्रंट हो। कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ फ्लो उसके चलते ब्रोकिंग स्टॉक्स, स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक्स में आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछले 4-5 दिनों में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो BSE, नुवामा और एंजल वन जैसे काउंटर्स पे काफ़ी सारा दबाव देखने को मिल रहा है। और पर्टिकुलरली जेन स्ट्रीट का जब से ऑर्डर आया है सेबी का, जहां उन्होंने एक बड़ा मैनिपुलेशन पाया ऑप्शन ट्रेड में, उसके बाद बाजार में थोड़ी बहुत नर्वसनेस है ब्रोकरेज स्टॉक्स के वैल्यूएशंस को लेके, उनके आगे जाके अर्निंग्स इम्पैक्ट पे। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि तो BSE के ऑप्शन वॉल्यूम्स पे थोड़ा बहुत असर भी देखने को मिला है। एंजल वन और नुवामा में ऑब्वियसली क्योंकि ऑप्शन ट्रेड से एक बड़ा रेवेन्यू आता है, जेन स्ट्रीट भी माना जा रहा है कि नुवामा का क्लाइंट था, तो कहीं ना कहीं इसको लेके अगर हम देखें रेगुलेटरी एक्शन के चलते स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट न्यूज़ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि सेबी बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन मार्केट्स में करेगी जिससे कहीं ना कहीं ये जो स्पेकुलेशन है इसको कर्ब किया जाए, जिसके अंदर प्रॉब्ली वो लिमिट भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, कितना लेवरेज ले सकते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। बट हालांकि कोई पर्टिकुलर सेबी का ऑफिशियल बयान या किसी प्रकार का औपचारिक स्टेटमेंट इस पर नहीं आया। हालांकि अगर हम सेबी की रिपोर्ट देखें जो येस्टरडे आई थी, उसमें एक बात क्लियर है कि जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं FY25 में, जो ट्रेडर बेस है 20% गिरा है साल दर साल बेसिस पे, और FNO ट्रेडर्स को 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का लॉस आपको फाइनेंशियल ईयर 25 में आता हुआ दिखाया। तो 20% आपका क्लाइंट बेस नीचे है, उसके बावजूद 40% आपका नुकसान ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं सेबी ने इस बात को संज्ञान में लिया है, जिसके कारण आगे जाके कर्ब्स आ सकते हैं। इस आशंका के चलते कैपिटल मार्केट स्टॉक्स नीचे हैं।
5 दिन के अंतराल में BSE 11% नीचे है और नोवामा और एंजल वन जैसे काउंटर्स में लगभग आपने 9% की गिरावट देखी। इनफैक्ट BSE का आप अगर देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज़्यादा गिरता हुआ नजर पड़ा है कुछ 4-5 दिनों में। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में गिरावट। गाबा सर के पास अगर BSE का चार्ट नहीं आएगा, क्योंकि BSE खुद BSE पर लिस्टेड नहीं है। मानस, कैसे देख रहे हैं BSE के इस प्राइस पैटर्न को? मानस नॉर्मली म्यूट करते नहीं है, कुछ और गड़बड़ लग रही है यहाँ पर। हाँ नहीं, मानस म्यूट नहीं करते हैं, कुछ और इशू है, सॉर्ट आउट करते हैं। अमर जी, आपका क्या व्यू रहेगा कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स पर? देखिए, इनका एग्जैक्ट इम्पैक्ट कितना रहेगा वो तो अभी फिलहाल कहना मुश्किल रहेगा। सो मोर और लेस वेट एंड वॉच पॉलिसी इज अ बेटर वे। वेट एंड वॉच पॉलिसी 2465 पे ठीक है, इस पर एक टेक्निकल सेंस ले लेंगे। एक काम करते सचिन से बात कर लेते हैं। सचिन, BSE पर आपका टेक क्या है? BSE अभी अनुज प्रश्न कर रहे थे मानस से ही, हालांकि वो बातचीत नहीं हो पाई। भाई किसी भी पोजीशन को आप एक हद तक आई थिंक एक आपका एक रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म होता है कि आपके एग्जिट जोन्स होते हैं। 50 डेमा को जिस तरीके से इसने वायलेट किया है, आपका व्यू क्या है? एक 50 डेमा वायलेट हुआ है, 2500 का क्रिटिकल बेस था पूरे मई से लेकर अब तक, वो वायलेट हुआ है। कैसे मतलब ट्रीट करें अपनी होल्डिंग्स को? क्या एक रीजनेबल पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर? वीरेंद्र जी, क्लियरली देखे तो जिस इंटेंसिटी से ये ब्रेकडाउन हुआ है, मुझे लग रहा है थोड़ी और एक्सटेंशन हो सकती है इस पर्टिकुलर डिक्लाइन में। एक काफी शानदार लो टॉप हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर ऑनगोइंग थी, बट पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से इसके वीकली चार्ट प्लेस थे, प्लस इसका जो वीकली RSI पे एक डाइवर्जेंस था, तो कहीं जाकर वो संकेत थे कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड थोड़ी सी एग्जॉशन पे आ चुकी है। एक शानदार 11 हफ्तों के रैली के बाद एक काइंड ऑफ अ डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो सीक्वेंस शुरू हुई है, प्रीवियस सिग्निफिकेंट स्विंग लो इसने ब्रेक किया है 25-30 के आसपास का। तो आई थिंक ये शुरुआत है एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस या फिर एक बेरिश ट्रेंड की। तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर पुल बैक्स मिलते हैं तो आई थिंक पुल बैक्स पे थोड़ी सी बिकवाली कंसिडर की जा सकती है। मुझे लग रहा है इसका जो ADX है डेली चार्ट पे, वो अभी सिग्निफिकेंटली एक यूटर्न मोड पे है, एंड वहां पर अगर ब्रेकआउट हो जाता है 25 लेवल के आसपास, तो आई थिंक 2100 तक एक अच्छी डिक्लाइन इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड हो सकती है। सो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा बायस नेगेटिव हो चुका है, एंड यहाँ पर ऑन पुल बैक्स फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। ओके, चलिए, तो यहाँ पर बात हो गई BSE की। मोर और लेस देखिए सचिन जी की कॉशियस कमेंट्री यहाँ पर है। हालांकि अब विषय थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए, अब आते हैं आज के 2 क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स पे और स्टॉक्स पे। इनफैक्ट टाइटन और कोटक, ये 2 महत्वपूर्ण स्टॉक है। टाइटन में अच्छी खासी अगर आप देखें वीकनेस है, स्टिल आई मीन सेकंड टॉप लूजर, और कोटक अभी भी कमांडिंग पोजीशन में। कैसे रहे अपडेट्स और ट्रिगर क्या है आज के इस एक्शन के, प्राइस एक्शन के, और साथ ही साथ हाउस व्यूज इन अपडेट्स पे क्या है? दीपाली से बात करते हैं। दीपाली, दोनों स्टॉक्स पे अलग अलग करके टिप्पणी करिए। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है टाइटन, और ये गिरावट आज के Q1 अपडेट्स के बाद आई है। दरअसल जो Q1 अपडेट्स कंपनी ने शेयर की हैं वो मार्केट्स को पसंद नहीं आई। Q1 अपडेट्स की हाइलाइट्स लेकर आए तो जो ज्वेलरी बिजनेस रही है या फिर जो डोमेस्टिक बिजनेस रहा है, वहां पर जो ग्रोथ रही है वो अनुमान से कम रही है। 18 से 20% की ग्रोथ ओवरऑल डोमेस्टिक और ज्वेलरी बिजनेस में है, जो कि एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रहा है। हालांकि इंटरनेशनल बिजनेस में 49% की ग्रोथ रही है Q1 में YOY बेसिस पे। दरअसल गोल्ड प्राइसेस जो रिकॉर्ड हाइस पर है, उससे कंज्यूमर सेंटिमेंट्स बिगड़े रहे और इसीलिए कंज्यूमर बिजनेस सिर्फ 20% रहा है, जो कि एंटिसिपेट किया जा रहा था पहले कि ज्यादा बढ़कर आएगा। हालांकि Q1 में कंपनी ने 10 नए स्टोर्स भी खोले हैं, लेकिन इन अपडेट्स के बाद ब्रोकरेजेस ने भी कंसर्न्स जाहिर किए हैं। अगर हम मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली का सेम कहना है कि कंपनी का जो तनिष्क, मिया, जोया जो कारोबार है, वहां पर सिर्फ सालाना दर पर Q1 में 17% की ग्रोथ रही है। हालांकि ब्रोकरेज हाउस एंटिसिपेट करा था 28% की ग्रोथ, एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर। इसके अलावा जो स्टडेड ज्वेलरी का कारोबार है वो भी अनुमान से कम रहा है। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए रहे, जिसकी वजह से बिजनेस पर असर दिखाई दिया। मॉर्गन स्टैनली ने हालांकि ओवरवेट की रेटिंग दी है, 3876 प्रति शेयर के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा
बात करें आज के हीरो ऑफ द डे की तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। शानदार मोमेंटम स्टॉक में आज के कारोबार में देखने को मिला है और यहां भी ट्रिगर रहा है Q1 अपडेट्स का ही। दरअसल Q1 अपडेट्स एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर साइड पर रही हैं। बैंक के टोटल एडवांसेस सालाना आधार पर 14% बढ़े हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी 4.25% की ग्रोथ रही है। पीरियड एंड डिपॉजिट्स में भी हेल्दी ग्रोथ रही है, जहां पर 14.5% की ग्रोथ सालाना आधार पर दर्ज की है। लोन ग्रोथ जो रही है वो काफी स्ट्रांग रही है और इनफैक्ट ओवरऑल जो सिस्टम ग्रोथ रही है उसको भी आउटपेस किया है और जो एक्सपेक्टेशंस थे उनको भी एक्सीड किया है ओवरऑल लोन ग्रोथ ने। हालांकि जो कासा डिपॉजिट है वो सीक्वेंशियल बेसिस पे 2.2% डिक्लाइन हुआ है, लेकिन सालाना आधार पर ये भी 7.9% अप था। इन रिपोर्ट्स के बाद जो ब्रोकरेजेस हैं वो भी काफी बुलिश कोटक महिंद्रा बैंक पर। मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि Q1 अपडेट्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, इंडस्ट्री से काफी बेटर। बैलेंस शीट भी बैंक की मजबूत है, इसीलिए O8 रेटिंग मॉर्गन स्टैनले की तरफ से कोटक महिंद्रा बैंक पर टारगेट 2650 के। सिमिलरली जेफरीज का भी सिमिलर व्यू है, उनका बाय कॉल है, टारगेट 2550 प्रति शेयर के हैं। उनका कहना यह है कि जो लोन ग्रोथ रही है वो काफी हेल्दी रही है, 14% के आसपास, अनुमान से बेहतर। टोटल डिपॉजिट और कासा डिपॉजिट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि कासा डिपॉजिट थोड़े कम जरूर रहे हैं, लेकिन फिर भी नंबर्स काफी अच्छे। तो Q1 अपडेट से मूड बना हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक का। शुक्रिया दीपाली, दोनों स्टॉक्स पे हाउस व्यूज और आई थिंक आज के ट्रिगर्स, आज के अपडेट्स के फिगर्स समझाने के लिए। अच्छा, कोटक पे तो डिस्कशन हुआ भी, अभी कर भी लेंगे और थोड़ा सा, बट लुक एट टाइटन। आई मीन मान लीजिए मैं कल लॉन्ग था टाइटन पे, या फिर फ्यूचर्स में, या फिर कॉल्स में, या फिर पोजिशनल ट्रेड था मेरा, मेरे लिए तो आज एक कम्प्लीटली एक सेटबैक है। मेरे को ना पोजिशंस को काटने का मौका मिला। अब क्या होता है, एक स्टॉक जो कि ऑलमोस्ट अपनी मल्टी मंथ हाई रेंज को टेस्ट कर रहा है और वो सडनली 200 EMA पे आ जाए या फिर 100 EMA पे आ जाए, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। प्रशांत, आपका व्यू क्या है? मैं इस चार्ट को देख के एक बात कह सकता हूँ, जब जब ऐसे सडन प्राइस अटैक इस पे हुए हैं, मतलब स्टॉक एक ही दिन में, 2 दिन में, हफ्ते भर में जब 100-200 EMA तक आता है तो एक रिवर्सल देता है, और नहीं दिया तो -200 EMA की ट्रेजेक्टरी में जाता है। और मैं कुछ देर के लिए जब वीकली देख रहा था, इन दैट केस ये पोटेंशियल लगता है 100 EMA 200 EMA हिट करने का। तो जो लॉन्ग है वो कैसे मैनेज करे अपनी पोजीशन को इस वक्त, थोड़ा सा इसको समझाइएगा। तो वीरू जी, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि कल इस पे एक शॉर्ट ट्रेड मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड करी हुई थी, और बेस्ड ऑन मंथली स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसको दो तरीकों से अप्रोच अभी करंटली देखें, कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशन हो, जिन्होंने कट नहीं करी हो, और जो पोजिशनली होल्ड कर रहे हैं, तो उनके लिए जो सबसे अहम लेवल होगा वो होगा 3400 स्पॉट लेवल, 3400। ये जब तक ब्रेक ना हो क्लोजिंग बेसिस पे, आप अपनी पोजीशन जो एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग होगी उसको होल्ड कर सकते हो। बट किसी भी वजह से अगर 3400 का लेवल ब्रेक हो जाए, इसके नीचे क्लोज हो, वहां ऑलमोस्ट 200 दिनों की एवरेज भी प्लेस्ड है, तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। करंट लेवल पे ना ही बाय ना ही शॉर्ट की रिकमेंडेशन होगी। सो डिस्क्लेमर के साथ सिर्फ यही कहना चाहूंगा, करंट प्राइस पे 3400 मेक और ब्रेक लेवल होगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब सबको इंतज़ार है कि भारत वाली ट्रेड डील कब आएगी, क्योंकि 14 देशों को चिट्ठी जारी हो चुकी है। वैसे लक्ष्मण जी को रखिए एक बार स्क्रीन पर ज़रा, और लक्ष्मण जी ही थे जिन्होंने कहा था, आपको याद होगा कल, हालांकि कुछ और एजेंसीज और चैनल्स कुछ और कह रही थी, लेकिन लक्ष्मण जी का फर्म व्यू था कि नहीं, भारत का नाम नहीं होगा इसमें, और भारत के साथ एक मिनी डील का ऐलान अलग से होगा। और लक्ष्मण जी को जो जानकारी मिल रही है वो शायद मिनी डील आज ही आ जाए। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बहुत हद तक संभावना है कि डील होगी, ये मिनी डील होगी, और मिनी डील की घोषणा हो सकता है कि आज रात में 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास होता हुआ आप देखें। और ये जो मिनी डील की घोषणा होगी, इसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि 14 देशों के नाम यूएस की तरफ से चिट्ठी जारी कर दी गई, बाकी आप जानिए, ऐसा नहीं होगा। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि संकेत इस बात के काफ़ी ज़्यादा हैं कि दोनों देशों की तरफ से ये निकल कर डील का ऐलान हो सकता है, साझा बयान के तौर पर हो या फिर दूसरे तरीके से हो, लेकिन दोनों देश बताएं कि हम मिनी डील करने पर सहमत हो गए। मिनी डील की जो बारीकियां हैं, वो बारीकियों की घोषणा शायद होता हुआ आप ना देखें। अब सवाल उठता है कि आखिर इस मिनी डील में होगा क्या। इसमें 2-3 चीज़ें साफ हैं कि जो 14 देशों के साथ ड्यूटी के संबंधी जो चिट्ठियां जारी की गई हैं, उसमें एक बात जो दिखा कि बेसलाइन टैरिफ में
कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो 10% जो टैरिफ पूरी दुनिया भर के देशों पर लगाया गया था वो शायद जारी रहेगी। और यहाँ पे भारत को कुछ प्रोडक्ट पे छूट मिल सकती है जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, वहाँ पर आपको ड्यूटी में रियायत देखने को मिल सकती है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो गारमेंट हो, चाहे वो लेदर प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पे भारत को कुछ छूट मिलने की संभावना है। यूएस की तरफ से दबाव इस बात का था कि एग्रो प्रोडक्ट पर रियायत दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट पर रियायत दीजिए, तो वो मुझे लगता है कि इस मिनी डील में तो नहीं होगी। हो सकता है कि जब फाइनल डील करे तो वहाँ पर निकल कर सामने आए, लेकिन यूएस के इंडस्ट्रियल गुड्स पर, कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पर ड्यूटी या तो जीरो हो जाएगी, कुछ पर ड्यूटी कम होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये मोटे तौर पर मुझे दिख रहा है। और चीन से जुड़े हुए जो भी सामान है, जो अब तक मैंने देखा है इस 14 देशों में कि चीन के तरफ से जो सामान आते थे उस पर बड़ी सख्ती दिखने को मिली है, तो कुछ उस तरह का इशारा भारत के साथ मिनी डील में भी आपको देखने को मिले। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल नज़र रखेंगे इन सब डेवलपमेंट्स पर। आज रात को शायद वो डील अनाउंस हो, देर रात को, मतलब मेरे लिए देर रात है, कई लोगों के लिए शायद 9:30 देर रात ना हो, लेकिन अनाउंसमेंट देखते हैं जब आता है तब एक मिनी डील यहाँ पर आएगी। एक दो प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं जो इस डील से बाहर रहेंगी, लेकिन इसके अलावा लेदर, टेक्सटाइल, इन पर टैक्स की छूट की उम्मीद रहेगी। और सिंस हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, इसी सेक्टर पर फोकस करते हैं। आज इनमें अच्छी रैली है, इसका सीधा कनेक्शन था वो जो 35% का टैरिफ लगाया गया बांग्लादेश के ऊपर। विनी से समझते हैं कि मार्केट इसको किस तरीके से रीड कर रहा है। विनी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो बिल्कुल वो लेटर, वो डील के लिए हम सब वेट कर रहे हैं, पर आज जो बांग्लादेश के लिए जो यूएस और बांग्लादेश की डील हुई है वहाँ पे 35% टैरिफ लगा है अब बांग्लादेश की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे ओवरऑल यूएस से। सो अगर बांग्लादेश वहाँ पे अगर कुछ भी एक्सपोर्ट करता है तो 35% टैरिफ। नाउ वियतनाम पे लास्ट वीक जो टैरिफ आया था वो था 20% रेट पे, और चाइना पे ऑलरेडी 55% रेट है। नाउ इंडिया करंटली यहाँ पे कहाँ स्टैंड होता है, तो इंडिया की जो रेट है अभी टेक्सटाइल्स पे, टेक्सटाइल सेक्टर पे, वो है 26%। तो अभी देखें तो इंडिया को एडवांटेज है वर्सेस बांग्लादेश एज ऑफ नाउ। अगेंस्ट चाइना भी एडवांटेज है। वियतनाम के हिसाब से करंट जो हमारा रेट चल रहा है 26%, वी हैव अ डिसएडवांटेज। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि अगर रेट रिड्यूस हुआ, क्या वो 20% रेट के आसपास आ जाता है, तो देन वील हैव अ कॉम्पिटिटिव एज विथ वियतनाम एज वेल। पर अभी बात करते हैं मार्केट शेयर की, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एज है अभी हमारे पास जो वर्सेस बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का मार्केट शेयर इन यूएस गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट में जो है वहाँ पे है अराउंड 9% मार्केट शेयर, वियतनाम 19% है और इंडिया का शेयर है 6%। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जो 6% की मार्केट शेयर है वो इंक्रीज करने के लिए यूएस की रेडीमेड गारमेंट में। तो वो एडवांटेज के लिए हमें ये ट्रेड टैरिफ्स की इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बन जाता है हमारे लिए भी। ना अगर ट्रेड टैरिफ्स लोअर हुए तो जैसे मैंने बताया कॉम्पिटिटिव एज बन जाएगा वर्सेस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वेदर चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, एंड मार्केट शेयर इंप्रूव हो सकता है। ट्रेड टैरिफ्स अनचेंज्ड रहे, ये 26% पे रहे, तो हमें कॉम्पिटिटिव एज नहीं मिलेगा वर्सेस वियतनाम। बांग्लादेश के अगेंस्ट यस मिलेगा कॉम्पिटिटिव एज, प्लस वहाँ पे जो कॉस्टिंग है, कॉस्ट एडवांटेज जो बांग्लादेश को है वो 10-12% का, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वो एडवांटेज अभी न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर ये रेट ही रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज वील स्टिल मैनेज कि वर्सेस बांग्लादेश हमें एडवांटेज मिले। तो इसीलिए आज टेक्सटाइल स्टॉक्स बाजेंगे क्योंकि बांग्लादेश पे 35% है और अभी भी इंडिया का टैरिफ रेट जो टेक्सटाइल पे है वो है 26%। बिल्कुल, तो शुक्रिया विनी। तो सारा का सारा मामला ये है कि बांग्लादेश पे 35% है, अभी वियतनाम पे 20 है, तो बांग्लादेश के वर्सेस तो हमारी अब कम्पिटिटिव एडवांटेज हो गई। वियतनाम के वर्सेस अभी क्योंकि वो डिफरेंशियल टैरिफ है थोड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन देखते हैं अगर वो डील होती है तो क्या उसको 20 के अंदर लाया गया तो वो बड़ा पॉजिटिव हो सकता है यहाँ पर। अमर जी, आप टेक्सटाइल स्टॉक कोई रेकमेंड कर रहे हैं क्या? एक सेकेंड सॉर्ट ऑफ कमबैक है टेक्सटाइल कंपनियों का। देखिए, टेक्सटाइल्स की बात करूं, कहीं ना कहीं एक तेजी तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड तो है इस सेक्टर में। मेरा ये मानना है कि ये सेक्टर में ओवरऑल तेजी तो हम लोग ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर इसमें किस लेवल पे जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं वो इसकी बेनिफिट ले पाएंगे, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी डेफिनेटली ऑफ इंटरेस्ट टू अस। बिकॉज यदि मैं देखूं टेक्सटाइल स्टॉक्स में तो फिलहाल मैं इस लेवल पे एंटर करना पसंद नहीं करूंगा। आई विल रादर वेट इट आउट एंड देन एंटर। चलिए, तो ये गूगल एक्सपोर्ट्स पे आपका व्यू है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से कैश कॉल्स लेते हैं।
आज की टॉप कैश कॉल्स क्लोजिंग की इस शो की प्रकाश काबसर, श्रीकांत चौहान जी और जतिन केटिया जी इस पर अपना व्यू शेयर करेंगे। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं कैश में आप इस वक्त? आई थिंक जो पसंद है मुझे वीरू, गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है नवीन फ्लोरिन। अब ट्रेड कर रहा है 5029 पर, और यहाँ पर जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है यहाँ से एक अपमूव और भी बाकी है। स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब अराउंड 4985 90 4990, बस ज्यादा नहीं। अपसाइड 5100, स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है कल परसों तक। यस, नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन, ये हो गई गाबा सर की पिक। श्रीकांत भी जुड़े हैं इस पैनल में हमारे साथ। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, मुझे लगता है कि वैसे मिड कैप आईटी में हमने आज अच्छा खासा एक बाइंग इंटरेस्ट देखा है, और स्पेसिफिकली अगर इसमें देखें तो परसिस्टेंट सिस्टम, जिसमें अभी हमने कुछ वीकनेस देखी है, हमें लगता है कि ये स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और अगर करंट लेवल से यानी कि 5750 5780 के करीब अगर इसे खरीदते हैं, तो हमें लगता है कि वापस से इसमें जो तेजी बनेगी वो 6200 250 तक बन सकती है। एक हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज इसने एस्टैब्लिश की है, तो करंट लेवल से अगर खरीदते हैं तो कम से कम एक 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो 5650 का स्टॉप लॉस रखें, और 6000 6200 ये दो टारगेट्स रखें। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम पे आपकी कॉल है, तो एक बार जरा प्लीज़ परसिस्टेंट का थोड़ा सा लंबा चार्ट भी रखिएगा। खैर, आते हैं इस पे, काम करते हैं। पहले लेवल्स और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। जतिन, आप क्या पिक कर रहे हैं कैश में? आपको क्या इंप्रेस कर रहा है इस वक्त? देखिए, आज टायर स्पेस में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो अपोलो टायर हमारी प्रिफर्ड पिक रहेगी। 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फिर से फ्रेश लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट हो रहा है। 488 के टारगेट के लिए अपोलो टायर्स लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 460 रुपए का। ओके, चलिए, तो ये इस समय अपोलो टायर्स पर एक व्यू। मीन वाइल वो गाबा सर की पिक SRF। गाबा सर, एक बार जरा इसको रिविजिट करते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम है स्टॉक में, और ये मेरे ख्याल से अब इसका फ्रेश ऑल टाइम हाई होना चाहिए। एक बार जरा इसका 52 वीक हाई लो प्लेट रखिएगा। 3300 का टारगेट था गाबा सर, हम ऑलमोस्ट वहाँ तक गए। एक्चुअली हाई क्या है आज का, एक बार ज़रा देख लेते हैं। 3297 का हाई लगा। पहला हाई इसका प्रीवियस हाई 3288 था, तो क्लियरली न्यू ऑल टाइम हाई SRF का। गाबा सर, 3300 पर प्रॉफिट बुक करना है या कंटिन्यू करना है? क्योंकि 3300 तो अब आ ही गया ऑलमोस्ट। देखिए, ऐसा था, अगर आप मुझसे अभी नहीं पूछते तो मैं यही कॉल BTST पर देता। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश सिग्नल बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, और यहाँ पर न्यू हाई पे जब फ्रेश सिग्नल बाय जनरेट होता है तो मेरे ख्याल से और भी हायर जोन देखेंगे। तो मुझे लगता है ये ले जाना चाहिए कर पर। कोई इंट्राडे ट्रेडर तो प्रॉफिट कर लीजिए पर, लेकिन मेरे से यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है और अपमूव ऑन है। अब दूसरा ढूंढता हूँ BTST। नहीं, कोई नहीं, दूसरा ढूंढ लीजिए। वैसे आई एम श्योर वीरू की टीम के भी स्कैनर में आया होगा, ये कई बार आ चुका है वैसे। बट एक नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है वीरू, ये केमिकल बास्केट। बिल्कुल अनुज, 2 बजे मेरा पहला स्टॉक यही था, और मैं स्कैनिंग भी डाल रखा था इसको। और ये केमिकल में सबसे स्ट्रॉन्ग है, ऑल टाइम हाई क्रिएट करता हुआ। चलिए, अब एक काम करते हैं, ये SRF पे बात हो गई। प्रकाश से जब तक कि अपना नया स्टॉक खोज लें, 1-2 स्टॉक्स को और मार्क कर देते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में अब हम ऑप्शन ट्रेड से पिक करेंगे। ज़रा एक बार लेके आइएगा प्लीज़ स्क्रीन पे, मतलब DLF 1% ऊपर आज। वाई जरा एक बार रखिएगा। 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को रिगेन किया, लगभग 20 दिन के साइडवेज मूवमेंट के बाद अब थोड़ा सा स्पाइक लिया है इसने। और फिर लेके आइए आप एशियन पेंट्स। बट एशियन पेंट्स ने आज एक सफलता दर्ज की है, और वो ये है कि अक्टूबर 3rd वीक के बाद फर्स्ट टाइम, सुबह भी अनुज में बात कर रहे थे और जैसे कि कहा भी था, टिप्पणी भी की थी कि माइट बी कंसिडरिंग प्राइस बिहेवियर वर्स्ट इज बिहाइंड, मतलब पीछे है वो सारा का सारा। अगर आप देखें प्राइस कट, मार्केट शेयर लूज करना, वो पूरी फाइट, वो टसल पीछे है। सचिन, आपका व्यू क्या कहता है? इसने एक बड़ा सप्लाई जोन पार किया। अच्छा, अब जानते क्या आ रहा है सचिन? 200 डेमा के बाद अब खड़ा है वो 12 नवंबर और 11 नवंबर के बीच का वो गैप। कैसे ट्रीट करना चाहिए ट्रेडर को जो इसको चेस कर रहा है पिछले 10 दिन से? इस गैप के लिए कैसे प्रिपेयर करे वो अपने आप को? वीरेंद्र जी, 2500 का जो कॉल हर्डल है ऑप्शंस का, तो मुझे लग रहा है वो काफी सिग्निफिकेंट है।
एंड प्लस जैसे आपने फिलहाल फ्लैग किया है कि अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने का यहाँ पर प्रयास है, तो आई थिंक मोमेंटम के लिहाज से ये दोनों जोन काफी सिग्निफिकेंट है। ब्रेकआउट अगर 2500 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो लगभग मुझे लग रहा है और 125 पॉइंट की रैली यहाँ पर बिल्ड होनी चाहिए। फिलहाल अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली इसे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह होगी। ऑन द लोअर साइड सिग्निफिकेंट लेवल अभी यहाँ से लगभग अराउंड 2446 के आसपास प्लेस्ड है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है मोमेंटम में पॉज होगा। एल्स जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से डेटा है, चांसेस ज्यादा है कि 2500 के हर्डल को भी ये पार कर देगा। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने की सलाह होगी। अगर आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस आप 2446 पे ही लगाए। ओके एशियन पेंट्स, चलिए अब धमाकेदार ऑप्शंस का टाइम आ गया, एक बार जरा स्टिंग प्ले करते हैं। ओके, धमाकेदार ऑप्शंस के लिए सचिन हैं, प्रशांत जी हैं और जतिन है हमारे साथ। सचिन आप शुरुआत करिए। मुझे यहाँ पर एसबीआई में काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है मैच्योर हो चुका है। एंड जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों का डेटा है, 800 के आसपास का बेस इसने काफी कॉन्फिडेंटली होल्ड किया है। तो यहाँ पर 800 का जो कॉल ऑप्शन है लगभग अराउंड 20.50 के आसपास, 20.70 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस काफी छोटा लगाना है आपको 18.40 पे। पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 26 के आसपास का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 34 का। खरीदारी करनी है एसबीआई के 800 के कॉल ऑप्शन में। ओके, एसबीआई इंटरेस्टिंग। सडनली आप देखें एक पीएसयू बैंकिंग बास्केट पर आपने एक स्टॉक पिक किया, लीडर इन द पैक, 21 पे स्ट्राइक, 800 की कॉल की पिक करनी है आपको। प्रशांत आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो वीरू जी, अगर हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ जो प्रीवियस स्विंग हाई बना था वो रिटेस्ट हो रहा है। नॉर्मली इसके बाद एक अच्छा मोमेंटम नजर आता है, तो इसको प्रीएम्प्ट करते हुए मैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ही जो 2040 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 53 के आसपास ट्रेड करिए, वो रेकमेंड करूंगा बाय करने के लिए। यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे 42 का, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 70 से लेके 75। ओके, 75 तक का टारगेट आपका यहाँ पे इस ऑप्शन का। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की 2040 की स्ट्राइक, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आ रही है। ओवाई करीब 20% बढ़ा है, यानी इस कॉल पे जिसकी वकालत यहाँ पर प्रशांत कर रहे हैं, बहुत अच्छा मोमेंटम है। अब चलते जतिन जी के पास। जतिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा जो ट्रेड होगा वो अडानी पोर्ट्स के 1440 के कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक के ऊपर होगा। हमें लगता है कि टेक्निकली इसमें एक पुल बैक आया था 20 डे मूविंग एवरेज, और उसके बाद एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट हो रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो 1440 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। 37 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना होगा। 45 और 52 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ तिमाही नतीजों की। और इस बार के रिजल्ट सीजन में ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर होगा जिस पर खास नज़र रहेगी, और इनके नंबर्स कैसे रह सकते हैं इसका एक प्रीव्यू लेकर कंचन जुड़े हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, गुड आफ्टरनून। अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें देखिए सारे के सारे पॉजिटिव ट्रेंड में ही देखने को मिल सकते हैं। चाहे बात कर लीजिए ईयरली बेसिस पे, चाहे बात कर लीजिए क्वार्टरली बेसिस में, नंबर्स यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो जताई जा रही है वो पॉजिटिव साइड में जताई जा रही है। अगर एबिटा की बात करें तो यहाँ पे हमें साल दर साल ओवरऑल करीब 24% का उछाल देखने को मिल सकता है। वही क्वार्टरली बेसिस में 7% अपसाइड का पोटेंशियल नजर आ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करी जाए तो साल दर साल यहाँ पे 37% का जंप और क्वार्टरली बेसिस पे 8% का जो जंप है वो हमें देखने को मिल सकता है। अब बेसिकली नंबर्स अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन नंबर्स अच्छे देखने को मिलेंगे क्यों, उसके पीछे की 3 की रीजन है। सबसे पहले जो इनका रिफाइनिंग मार्जिन है वो काफी ज्यादा अच्छे साइड पे बना हुआ है। मार्केटिंग मार्जिन इस टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और एलपीजी अंडर रिकवरी में भी हमें एक कमी आती हुई दिखाई दी है, जिसके चलते ओवरऑल नंबर को एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जो इस टाइम पे टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स होंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर के, वो होंगे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ
गुजरात गैस जो नंबर्स को अच्छा खासा बूस्ट देते हुए नजर आएंगे। IOCL की अगर एबिटा की ग्रोथ देखी जाए तो हमें करीबन 84% की देखने को मिल सकती है। BPCL की बात करी जाए तो 64% एबिटा जंप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट HPCL में तो हमें 290 तक का उछाल देखने को मिल सकता है साल दर साल। वही अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें ओवरऑल जो एबिटा है वो 15% तक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी 25 से 30% उछाल की संभावनाएं यहाँ पे जताई जा रही है। वहीं ONGC और जो ऑयल इंडिया है वहां पे हमें थोड़ा सा फीकापन देखने को मिल सकता है। एबिटा में 3% तक की हमें साल दर साल एक गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे 12% तक गिरता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो IGL के एबिटा में 47% का उछाल संभव है, MGL में 26% का उछाल संभव है और गुजरात गैस की यहाँ पे बात करी जाए तो ये भी 39% तक बढ़ता हुआ नजर पड़ सकता है। ओके, चलिए शुक्रिया आप इस अपडेट के लिए कंचन। और ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर ऑयल एंड गैस स्पेस, जहाँ पर आप इस समय प्रीव्यू लेकर आई हैं। अमर जी, ऑयल एंड गैस स्पेस, खासतौर से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? मैं अभी एक स्टॉक के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा, BPCL, बिकॉज जैसे आपके चैनल पे भी अभी बताया जा रहा था, काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम और काफ़ी पॉजिटिव जो ट्रिगर्स हैं ऑन द फंडामेंटल साइड वो देखी जा रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि यदि BPCL की ही बात करूँ तो BPCL में जिस तरह की इनकी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिटेबल प्रॉफिट्स जो है वो CAGR ऑलमोस्ट 30% रही है और आने वाले समय में वी विल सी बेटर। और दूसरी बात है, जो वैल्यूएशंस की भी मैं बात करूं तो लास्ट 10 इयर्स एवरेज जो प्राइस टू बुक वैल्यू समवेयर अराउंड 2.3 उसके नीचे ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इन्होंने जो केपेक्स भी ऑलमोस्ट 18,000 प्लस करोड़ का जो प्लान कर रखा है टारगेट, जिसमें वो रिफाइनरी अपग्रेड्स की बात कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, न्यू ग्रीन फील्ड रिफाइनरी की बात करें, तो इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो ये सब स्टॉक्स जो हैं फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव जरूर इन पे बाइंग की जा सकती है। और एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि एटलीस्ट 8 to 12 मंथ्स में वी कुड सी 15 to 20% अपसाइड इन सम ऑफ द स्टॉक्स। BPCL, HPCL, बाकी भाई साहब कमाल हो गया, हिलने को राजी नहीं। इंडेक्स 25,453, 12 बजे का कार्यक्रम मनोज शुरू किया था 25,453 पे, जब ख़त्म किया तो 25,454 था। अभी भी हमने शुरू किया था कार्यक्रम 25,452 पे, अभी भी 25,452 पे। ठीक है वीरू, बीच में डेसिमल पॉइंट तो चेंज हो रहे हैं तो क्या बुराई है? ठीक है, पता है क्या है असल में, हाँ असल में इस समय वो मार्केट में सबको, जैसे वो इंस्टाग्राम रील होती है ना, आप डालते हो इंस्टाग्राम रील, उसके बाद तुरंत अपडेट करके देखते हैं व्यूज़ बढ़े कि नहीं बढ़े। अब वो क्या है कि अब वो ठीक है, जरूरी थोड़ा ना हर रील थोड़ा ना आपकी वायरल होती है। तो ये इस समय ऐसी मार्केट है, हर बार थोड़ा ना होगा कि आपका बस जैसे आपने रिफ्रेश करा इंडेक्स थोड़ा सा बदला बदला नज़र आए। थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में मार्केट, लंबा कंसोलिडेशन करने के मोड में मार्केट, करने दीजिए कंसोलिडेशन, क्या बुराई है? एटलीस्ट गिर भी नहीं रहा है, ये भी तो नहीं ना कि मार्केट गिर रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट मार्केट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसी मार्केट से एक्चुअली। कंसोलिडेशन विद द पॉजिटिव बायस इसे कहते हैं। और 3 दिन से हमारा जो है वो जो प्राइस है वो टिक रहा है इंटरेस्टिंगली टेंडिमा के ऊपर। अच्छा मानस, आपको याद है वो सुबह सुबह मैंने आपसे एक सडनली सीएट आ गया था स्क्रीन पे, हालांकि अब ये एक सेक्टोरियल ट्रेंड बन गया है, सीएट भी, अपोलो भी, बालकृष्ण भी। वो मेरी बात हुई थी आपसे लगभग 3700 के आसपास, 3725 के आसपास। आज इंट्राडे में 3866 का मूव लगाया। जिसने भी लिया या फिर जिसने भी आज काम किया उसको एक व्यू देंगे अपना यहाँ पर, इस कैंडल का मतलब क्या है? देखिए, कैंडल का मतलब है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन, और वहां पर जब कंफर्मेशन मिला है तो वहां पर आपको हायर वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास बना है। आई थिंक एक नेक्स्ट मूव में आपको 4000 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बना के रखी है तो उसको होल्ड करिए, और अब आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके 3680 के नीचे लगा के रखना है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब 4 का चौका इसका आपको सीक्वेंस बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मानस जी आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर चलेंगे श्रीकांत जी के पास फिर सुपरस्टार के लिए, सचिन के पास चलेंगे हम चार्ट का चमत्कार के लिए, और अमरदेव सिंह जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो शुरुआत करते हैं, मानस जी आपका सस्ता ऑप्शन।
तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए डिलीवरी के 400 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप डिलीवरी का पैटर्न देखें तो यहाँ पर आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो डिलीवरी का 400 वाला कॉल ऑप्शन 17 रुपए में ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 25 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए डिलीवरी का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। स्टॉप लॉस और टारगेट नोट कर लीजिएगा। श्रीकांत जी, आपका ट्रेड? बिल्कुल। तो अनुज, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डीएलएफ में एक लॉन्ग का ट्रेड लिया जा सकता है। काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने मिली है और डीएलएफ अभी 839 840 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर इसमें तेज़ी बनती है तो कम से कम 855 रुपए तक ये जा सकता है। तो करंट लेवल से खरीदे और 834 का स्टॉप लॉस इसमें रखें फॉर द टारगेट ऑफ 855। तो डीएलएफ खरीदना है। डीएलएफ बाय करना है, जैसे कि हम बात भी करते कुछ देर पहले। बहुत दिनों के साइडवेज स्लाइटली नेगेटिव बायस मूव के बाद आज एक अच्छा मूव आ रहा है इसमें। अगला ट्रेड पिक करते हैं सचिन जी का, चार्ट का चमत्कार। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, चार्ट पे एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है। पहले ये एफएनओ का पार्ट जरूर था, बट जिस तरीके से फिलहाल इसमें परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ महीनों में, मुझे लग रहा है काफी अच्छा टर्न अराउंड ऑलरेडी सेट हो चुका है। खरीदारी करनी है अपोलो टायर्स के काउंटर में। इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। प्लस डेली चार्ट पे एक रेयर कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिसे हम राइजिंग 3 से डिनोट करते हैं। प्लस जो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है उसका प्रोबेबल टारगेट लगभग अराउंड 510 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक काफी अच्छी स्ट्रक्चर में एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है। तो यहाँ पर मोमेंटम मुझे लग रहा है चेस किया जा सकता है 263 के स्टॉप लॉस के साथ 501 से लेके 515 के टारगेट्स के लिए। ओके, अपोलो टायर्स अभी बात ही हो रही थी इस स्पेस पे, तो अपोलो टायर्स आपका 471 पे बाय कॉल है। अमर जी, आपका आज का मिड का फंडा? देखिए, मैं भी अपोलो टायर्स के बारे में ही बात करूंगा, बिकॉज अपोलो टायर्स की यदि बात करें तो ओवरऑल जो कंपनी है उनकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें लगातार हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है फ्रॉम 7% टू 17%, और विच इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। साथ में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है ऑलमोस्ट बाय 100%। और ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो जो कंपनी है वो प्रीमियम प्रोडक्ट पे अभी ध्यान दे रही है, एंड एक्सपोर्ट्स जो करती है, ऑलमोस्ट 100 कंपनीज में इनकी प्रेजेंस है, ग्रोइंग प्रेजेंस है, और एक्सपोर्ट्स में ये दे आर फोकसिंग ऑन प्रीमियमाइजेशन। तो इसका कहीं ना कहीं इनको डेफिनेटली एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है, और आने वाले समय में एक अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकती है। तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव करंट लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है फॉर एन अपसाइड ऑफ 20 to 25% ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months। ओके, तो अपोलो टायर्स यहाँ पर एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल अगर आप देखें अप्रूवल 472 पर शुरुआत की थी हमने सस्ता ऑप्शन से। पहला ट्रेड पिक किया था हमने मानस जी का ट्रेड, और आपकी स्क्रीन पे डिलीवरी क्या गजब का मूव दिया इस स्टॉक ने। 400 की कॉल एट द मनी, बट इनफैक्ट अभी इन द मनी है 25 का रखिए यहाँ पर 17 ट्रेड करते हुए। श्रीकांत जी ने अपना सुपरस्टार पिक किया, और डीएलएफ फ्यूचर्स, और सचिन जी ने आज चार्ट के चमत्कार अपोलो टायर्स को पिक किया, और सेम केस रहा अमर जी का। फंडामेंटल नोट पे भी कॉल वही थी। कुछ देर में हम आएंगे, थोड़ा सा स्टैट्स और डिस्कस करेंगे कुछ सेगमेंट्स के, स्पेशली एफआईएस डीआईएस के कंटिन्यू जब जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जरा प्लीज़ एक बार लेके आइए वोल्टास की प्लेसमेंट। इंटरेस्टिंगली पॉइस, देखिए बाजार भी कोलैप्स नहीं हो रहा है, कुछ काउंटर्स जो कि साइडवेज हैं स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस, यानी अब थोड़ा सा जो रुझान है वो पॉजिटिव हो रहा है। इस क्रम में प्रशांत, आप कैसे रीड करेंगे वोल्टास को? मैं ये देख रहा हूँ कि 5 दिन का लो 10, 4 दिन से टिक रहे हैं आप 100 EMA के ऊपर, और नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं 200 EMA, जो कि परसों एक फेलियर था। क्या वोल्टास एक स्विंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्या? तो वीरू जी, अगर हम देखें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया था वो ऑलमोस्ट करंटली अगर हम देखें 1400 के आसपास, 1390 200 दिनों के एवरेज प्रेस है, वहां से आया था। मुझे लग रहा है अभी भी ये जो पुल बैक है वो कंफर्टेबली वहां तक जा सकता है 1400 1395। तो मेरे हिसाब से आज का जो लो बना हुआ है 1350, इसके आसपास 1348 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बने रहना चाहिए। सबसे पहले 200 दिनों के एवरेज यानी 1390 1400,
और अगर वो कैप्चर हो जाए मुझे लग रहा है हायर लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। ओके, हायर लेवल्स भी नज़र आ सकते हैं। ये इस समय व्यू एक बार NHPC लेकर आइए। मानस से सुबह आपका कॉल था ना NHPC, शायद कोई जी जी सिंगल या जी, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल दिया था ऑप्शन 85 दिया वाला था। call। जी जी 85 का कॉल ऑप्शन दिया था आपने। जी। सारे टारगेट हिट हुए होंगे इसके मेरे ख्याल से। अब क्या व्यू रहेगा इसके ऊपर? देखिए व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि मेरा समझना है कि स्टॉक कम से कम 89 रुपीस, और अगर 89 के ऊपर निकला तो शायद 92 रुपीस के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। तो देखिए ये कंफर्मेशन है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला है तो रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो अगर मॉर्निंग में किसी ने नहीं लिया तो एक पोजिशन ट्रेड अभी भी ले सकते हैं। 85 रुपीस के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और टारगेट 92 रुपीस के सेट करिए। ओके, बिल्कुल अच्छा मूव यहाँ पर इस समय आ रहा है। एक और स्टॉक जिसमें अभी रिसेंटली मूव आया है वो है PB फिनटेक। एक बार PB फिनटेक लेकर आइए। और इस पर सचिन कोई व्यू इस पर PB फिनटेक? डेटा काफी शानदार है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है 1800 के आसपास एक काफी फर्म बेस है। एंड ये बेस वापस आई थिंक सेकेंड टाइम फोर्थ टाइम रीविजिट हुआ है एंड वहीं से वापस एक अपमूव ट्रिगर हो रही है। तो एक क्लासिक यू नो फॉलिंग वेज फॉर्मेशन नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में स्टॉक वापस अराउंड 1950 से लेके 1930 इस पर्टिकुलर जोन में रिबाउंड करे। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। 1795 पे आपको स्टॉप लॉसेस प्लेस करने पड़ेंगे। एंड मोमेंटम मुझे लग रहा है थोड़ा सा एग्रीवेट होना चाहिए 1850 के ब्रेकआउट के बाद। ओके, PB फिनटेक आप स्क्रीन पे चलिए। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि कुछ स्टैट्स हम थोड़े से FIs की बाइंग पैटर्न के समझेंगे। जून के फर्स्ट हाफ में उनकी बाइंग पैटर्न, उनका प्रोस्पेक्टिव कुछ सेक्टर्स पर डिफरेंट था। जून के सेकेंड हाफ में कुछ प्रोस्पेक्टिव बाइंग पैटर्न में तब्दीली आई है। आइए उनके जो सेक्टोरियल रोटेशन का बिहेवियर क्या रहा, किसको उन्होंने प्राथमिकता दी अपने बाइंग के क्रम में, खरीदारी के क्रम में, तो जानने की कोशिश करते हैं। ये डेटा क्रंचिंग करेंगे, ये डेटा को समझाएंगे। क्रंचिंग बताइए। जी, जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि यहाँ पे जो हमें साइड है वो कंप्लीटली फ्लिप होती हुई दिखाई दी है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक मैं आपको बताऊं तो नेट बायर्स वो हमें यहाँ पे दिखाई दिए हैं ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, IT और साथ ही साथ कंज्यूमर गुड में। अगर मैं पर्टिकुलरली ऑटो सेक्टर की बात करूं तो देखिए फर्स्ट हाफ में उन्होंने यहाँ पे बिकवाली की थी, लेकिन सेकेंड हाफ की बात करी जाए तो एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। स्टार्ट्स मैं आपके सामने डायरेक्टली प्रेजेंट कर देती हूँ। देखिए शुरुआत में हमने देखा था करीबन 300 करोड़ की बिकवाली हुई थी, लेकिन अब देखिए कितने एग्रेसिव बाइंग ऑटो सेक्टर में की गई है। 5000 करोड़ की बाइंग यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। और इस टाइम पे अगर आप निफ्टी ऑटो का चार्ट भी उठा के देखेंगे 15 से लेके 30 जून तक का, तो वहां पे भी ये शानदार रैली हमें देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस में इनका जो रुझान था पहले भी बुलिश था और बाद में भी यहाँ पे बुलिश हमें देखने को मिला है। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी जो रुझान है वो हमें सेम ही देखने को मिला है, लेकिन IT में जहाँ पे ये उस टाइम पे नेट सेलर बने हुए थे, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग करीब 3500 करोड़ की आती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट IT में भी जो उनका स्टांस है वो हमें फ्लिप होता हुआ नजर आया है। जहाँ पे पहले इस टाइम पे वो बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हमें सेकंड हाफ में आती हुई दिखाई दी है। आगे बढ़ते हैं और बाकी के नंबर्स भी कुछ देखते हैं। कंज्यूमर सर्विसेज की बात करी जाए तो करीबन 1500 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली की थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो करीब 3000 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए हैं, यानी कि सीधा सीधा जो उनका रेशियो है डबल होता हुआ नजर आया। केमिकल्स में रुझान सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो स्टांस है वो हमें नेगेटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। रियलिटी सेक्टर की बात करी जाए तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो डबल होता हुआ नजर पड़ा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यहाँ पे उस टाइम पे बेयरिश मोड था, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हमें होती हुई नजर आई है करीबन 800-850 करोड़ की। वहीं मेटल एंड माइनिंग की बात करी जाए तो नेगेटिव से जो उनका नजरिया है इस टाइम पे पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे मेजर सेक्टर आप देखिए ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग हमें नजर आई है। अब बिकवाली देख लेते हैं कि कहां पे हुई है। पावर सेक्टर में जो उनका स्टांस था फर्स्ट हाफ में भी नेगेटिव था और वही स्टांस उन्होंने बाद में भी मेंटेन किया है। सेम नंबर्स आपको दोनों ही फ्रंट में देखने को मिलेंगे। कैपिटल गुड्स में उनका जो रुझान है वो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर पड़ा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी उनका जो स्टांस है वो हमें नेगेटिव साइड में ही जाता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि नंबर्स जो बिकवाली का नंबर है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बिकवाली का सिलसिला जारी है। हेल्थ केयर में इनका स्टांस बहुत बड़े उसमें हमें बेयरिश मोड में जाता हुआ दिखाई दिया है। वहीं FMCG की बात करी
जाए तो नंबर यहाँ पे देखिए आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहाँ पे एफएमसीजी में करीबन 3,500 करोड़ की बाइंग थी, वो घटते घटते करीबन 350 करोड़ की सेलिंग में आ पहुंचा है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था। जहाँ पे 3,500 करोड़ की सेलिंग थी, वो घटते घटते 350 करोड़ की सेलिंग में आ पहुंचा है। लेकिन मेजरली ऑटो और एफएमसीजी काफी ज्यादा बज में थे। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स जहां पॉजिटिव बज़ है। शुक्रिया कंचन। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद राहुल अरोड़ा जुड़ेंगे हमारे साथ। चलिए, फाइनली मार्केट में एक छोटा सा मूव आना शुरू तो हुआ। छोटा सा 16 पॉइंट भी मूव लगता है आजकल। 25,480 पर इस समय निफ्टी और सेंसेक्स 83,500 के ऊपर, लेकिन 83,500 पर काफ़ी कॉल राइटर बैठा है, तो वो 3 बजे के मूव में लगता नहीं कोई खास मूव आएगा। देखते हैं, टाइम देते हैं इसको। 83,550 पर इस समय। अब हमारे साथ राहुल अरोड़ा जुड़े हैं, निर्मल मांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO। राहुल, गुड आफ्टरनून। राहुल, एक कंसोलिडेशन फेज में बाजार पिछले एक हफ्ते से, क्या रीज़न रहा आपके हिसाब से जो इस तरीके के मूव्स में मार्केट फंसा हुआ है, और यहाँ से ट्रिगर क्या होगा मार्केट के लिए आगे जाते हुए? गुड आफ्टरनून अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक अनुज, एक ट्रेपिडेशन होती है, थोड़ा सा एक डर लगता है जब मार्केट क्लोज टू ऑल टाइम हाई होता है कि वो ब्रेकआउट हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी भी करीबन 700-800 पॉइंट है निफ्टी ऑल टाइम हाई से। तो आई थिंक जिस तरह की लास्ट आई मीन आपको याद होगा जब न्यूज फ्लो सब खराब थी कुछ महीने पहले, तो निफ्टी करीबन 21-22 हजार के आसपास गया था। वहां से एक बहुत शार्प पुल बैक हुआ है, ऑलमोस्ट 20% निफ्टी में। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम वैल्यूएशंस को देखते हैं तो दे आर नॉट एंटायरली सपोर्टिव राइट नाउ। आई थिंक अगर आप सारे लार्ज कैप सेक्टर्स को भी देख लें, जो कमेंट्री आ रही है, जो बैंकों की कमेंट्री है या कंज्यूमर कंपनीज की है, आईटी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो लेटर दिस वीक हमें पता चलेगा कि ये सारे जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं, टैरिफ्स वगैरह पे, उनकी क्या गाइडेंस है। तो आई थिंक कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत भयंकर लिक्विडिटी आ गई थी और बहुत शार्प रैली। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जाके ये 22, 23, 24 पे इजी कॉल हो जाता है अनुज, लेकिन जैसे आप 26 के आसपास आ जाते हैं, देन पीपल स्टार्ट आस्किंग कि आर दीज वैल्यूएशंस जस्टिफाइड। सो मुझे अभी भी लगता है कि वी आर इन अ कंसोलिडेटिंग मार्केट। जो बाकी के 6 महीने रह गए हैं इस 2025 ईयर के, मुझे लगता है कि ब्रॉडली ये भी कुछ आई थिंक 23 टू 27 के ब्रॉड रेंज में ही रहेगा। आई डोंट थिंक कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज फ्लो आएगा कि मार्केट यहाँ से टूट जाए। कॉन्वर्सली ऐसी कोई इतनी पॉजिटिव न्यूज फ्लो नहीं दिख रही कि मार्केट यहाँ से 2-3 हजार पॉइंट चढ़ भी जाए। तो आई थिंक ये एक साइडवेज मूव जो आप बात कर रहे थे अभी मार्केट के बारे में, आई थिंक वो अगले 6 महीने तक मुझे लगता है जीवित रहेगा। ओके, मीनवाइल, जैसे मैंने बोला कि शायद कोई 3 PM मूव मार्केट उसके मूड में ना हो, एकदम से मूव आया। और ये देखिए, ये वीकली एक्सपायरीज पे यू नेवर नो कब वो 3 बजे का मूव आ जाए। कौन सा जेन स्ट्रीट कहाँ बैठा है कई बार पता नहीं चलता। अब वो एक जेन स्ट्रीट बैन हुआ तो पता नहीं दूसरा एक्टिव हुआ या नहीं, जो भी है, लेकिन मूव तो आया। और सेंसेक्स 83,500 छोड़िए 83,600 भी क्रॉस कर गया। खैर, एनीवे, राहुल, आज सुबह 2 अपडेट्स पर मार्केट ने रिएक्ट किया, कोटक बैंक के और टाइटन के। टाइटन आज का टॉप लूजर और कोटक आज का टॉप गेनर। इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी? अनुज, कोटक की तो कमेंट्री बहुत ही स्ट्रांग थी। आई थिंक पहली बार उन्होंने प्रोविजनल नंबर्स दिए हैं। 14-15% का ग्रोथ इज नॉट फनी ऑन दैट बेस। आई थिंक रिमार्केबल नंबर्स। बट इसमें यही है अनुज कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के वैल्यूएशंस देखें, चाहे आप आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को भी डाल दीजिए इसमें, दे हैव क्रॉस 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक। कोटक उसी के आसपास है, ज्यादा डिस्काउंट पे नहीं चल रहा। आई थिंक अगर आप मोस्ट बैंक्स को देखें अनुज, इस वक्त उनकी जो सीडी रेशियो है वो 85% प्लस है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंक्रीमेंटल ग्रोथ एक चैलेंज हो जाती है। तो अगर अगले 2-3 साल को जैसे अगर हम करंट फिस्कल ईयर और नेक्स्ट फिस्कल ईयर ले ले दो, तो मुझे लगता है कि जो ग्रोथ है आपको टॉप लाइन एनआईआई ग्रोथ में एज वेल एज ऑन द बॉटम लाइन एट एन एग्रीगेट लेवल बैंकों में आपको 10 से 12% से ज्यादा नहीं मिलेगी। कुछ आउटलायर्स जरूर होंगे। एचडीएफसी इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, कोटक इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। तो हमें लगता है कि अगर आपको बैंकों में होना है तो आर टिल्ट वुड बी मोर टुवर्ड्स आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक एंड एसबीआई। उसके अलावा हम ज्यादा वी विल नॉट बी टू एडवेंचरस इन द बैंकिंग सेक्टर। और मिड कैप बैंक्स में सिटी यूनियन। तो आई थिंक
थोड़ा सा एक डिस्काउंट है, बस ज्यादा नहीं है, बट ब्लो आउट नंबर्स। टाइटन का अनुज आप देखेंगे जो ट्रेंड का भी एक रिएक्शन था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, आई एम नॉट श्योर हाउ इट क्लोज दैट डे, बट करीबन 8-10% ट्रेंड भी नीचे था, जो कि बहुत रेयर होता है ट्रेंड के मूव के लिए। तो आई थिंक कुछ ऐसे स्टॉक्स हो गए थे कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में अनुज, जो प्राइस टू बियॉन्ड परफेक्शन होंगे। आपको याद होगा जब पहली बार डीमार्ट करेक्शन के जोन में आया था तो ऐसे ही हुआ था, पीपल वो यूज टू 35-40% ग्रोथ, और उसके लिए उनको वैल्यूएशंस मिल रहे थे। हमने ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी देखा था, पीपल हैड गॉट यूज्ड टू 40% ग्रोथ, जब वो 30-35% हो जाता है या 20s में आ जाता है तो मार्केट, हालांकि दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स, लेकिन रिलेटिव टू व्हाट द मार्केट इज यूज्ड टू, अगर वो थोड़ा भी पीछे हो जाए तो देन इट्स अ बिट ऑफ एन इशू। दूसरा कॉल ऑब्वियसली गोल्ड प्राइसेस पे भी कुछ लोग देख रहे होंगे। इट्स बिन अ ड्रामेटिक ईयर फॉर गोल्ड अनुज। आई थिंक अगला पिछले 12-15 महीने देख लें तो गोल्ड एज एन एसेट क्लास इज अप्रिशिएटेड बाय 25%, व्हिच हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर है कि यहाँ से गोल्ड कितना और आगे जाएगा और यहाँ से इंक्रीमेंटल डिमांड कितना होगा। ऑल्सो अनुज, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगले 3-4 महीनों में ज्यादा शादियां नहीं होती इंडिया में। जो हमारी शादी का सीजन है वो टिपिकली नवंबर से किक ऑफ होता है। तो आई थिंक ये सब चीजों का एक फैक्टर है, वैल्यूएशंस, ग्रोथ, गोल्ड प्राइसेस, यू नो absolute growth rates coming down, and of course, I mean, any stock trading at above 40 times is very little margin for error. And Kotak, like I said, absolute blowout. I think उनके सारे businesses अच्छे कर रहे हैं, उनका broking business, उनका insurance business. I think as a consolidated entity, definitely one of the top 3 picks in the private banking space. ओके आज राहुल आपने लंच में क्या खाया था आज? सीरियसली मैं ही पूछने वाला था। एटलीस्ट यू गेव 60 पॉइंट्स, बात 60 पॉइंट की नहीं है। वैसे लग रहा था कि जैसे रेगिस्तान में एक ग्लास पानी मिल गया हो ना किसी को, ये उसी तरीके से लग रहा है ना। मैं यही पूछने वाला था कि राहुल मतलब एकदम से शायद आप ही की वेट हो रही थी कि बस आप आएँ और ये मार्केट को ये जो एक इसमें फंसा हुआ था रेंज, इससे बाहर निकालें, और अच्छा खासा आप बाहर निकला उससे। खैर ये थोड़ा एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट है वीरू, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। मंगलवार का दिन है आज, और वो 500-600 की कॉलें देखिए आप किस तरीके से सर्ज हो रही हैं। जी हाँ, अच्छा चलिए एंजॉय कीजिए जिसके पास कोई कॉल है तो, और थोड़ा राइटर्स टाइप होते हुए यहाँ पे। अच्छा खैर अब एक आते, कमिंग बैक टू दैट इशू। अच्छा अभी वैल्यूएशंस की बात हुई, एक और चीज़ जो कि अब थोड़ा सा प्राइस डैमेज जो है वो अरेस्ट हुआ है, प्राइस अप्रिशिएशन देखने को मिल रहा है, वो है एशियन पेंट्स। राहुल आपने ऑफ कोर्स रीड किया होगा पिछले 4-5 दिन में, टेक्निकली बहुत कुछ बदला है इस स्टॉक में। फंडामेंटली इस प्राइस पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? जो रिसेंट न्यूज फ्लो था, हमें नहीं लगता कि इट विल इम्पैक्ट देम बाय मोर देन 10%, जो स्ट्रेट आंसर टू योर क्वेश्चन। हालांकि जो आपने पूछा है, ऑब्वियसली काफी सारी चीजें बदली हैं, कंपटीशन इज राइजिंग। आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज जो एशियन पेंट्स के फेवर में गई है, डिस्पाइट द मिडिल ईस्ट क्राइसिस, क्रूड आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गया, तो उनका एक जो मेजर रॉ मटेरियल था वो उनके कंट्रोल में है, but there is competition that has risen. I think, Viru, if you go back many years back, जब मारुति एक लौता प्लेयर होता था मार्केट में, उसके बाद जब Hyundai वगैरह सब आए and they made success stories, Toyota etc. तो एक वैल्यूएशन रीसेट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये द थिंग अबाउट एशियन पेंट्स वाज इट वाज द HDFC बैंक ऑफ कंज्यूमर। अगर मैं एक तरह से देखूं कि एक जमाना था कि आप HDFC बैंक के विरुद्ध ना कुछ कह सकते थे, वो बस अटका हुआ था 4.5 टाइम्स, कभी 5 टाइम्स ऑल्सो। तो एशियन पेंट्स हैज सीन दैट, बट ऑब्वियसली जहां पे आप एक रियल एस्टेट पे भी कॉल ले रहे हैं, is the growth going to be as strong in real estate over the next 2-3 years जो हमने कोविड से बाहर निकलते हुए देखा था? ये बात जरूर है कि लग्जरी रियल एस्टेट बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक DLF ने पिछले कुछ लॉन्चेस में, आई थिंक मैं पढ़ रहा था, 10-11 हजार करोड़ तो आराम से समेट लिए, लेकिन वो प्रीमियम है। तो आई वुड नॉट गो विद द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट सेल्स, एक्चुअल यूनिट्स कितने बिक रहे हैं। बैंगलोर में एक इशू है, देयर इज डेफिनेटली अ स्लो डाउन इन IT सर्विसेज, पूना में भी देखने को मिल रहा है। NCR में देयर इज एक्सेस सप्लाई। इनफैक्ट हमारी रिसेंटली अनुज पुरी से भी बात हो रही थी, okay, so I'm not entirely convinced that real estate is going to have the best 2-3 years ahead compared to what the last 3-4 years have been. Add to that competition, valuations, and the fact
कि मैं आपको एक्चुअली एक और उदाहरण दे सकता हूँ इसमें वीरू। आई थिंक आप पॉलीकैब पे भी नजर रखिए, क्योंकि अब अदानी और अल्ट्राटेक भी आ गए हैं, तो आई एम श्योर कुछ समय बाद आप जो मुझे अभी क्वेश्चन एशियन पेंट से पूछ रहे हैं, वही क्वेश्चन पॉलीकैब पे भी आ जाएगा कुछ समय बाद कि पॉलीकैब यूज्ड टू ट्रेड एट 45-50 टाइम्स, अभी आप देखिए पॉलीकैब भी 35 टाइम्स पे आ गया है। सो देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। ये स्टोरी बार बार रिपीट होती है, मोनोपोलीज ब्रेक होते हैं, एंड यू आर सीइंग दैट अक्रॉस सेक्टर्स। If you wanted to buy this space, Viru, मैं थोड़ा एक contra call दे दूंगा. I would say probably, be more with Berger Paints than Asian Paints. It may not be the consensus view, but I think if I look at the product spread, जितना उनका automotive वगैरह भी है, I think it may not be a bad idea to look at something like a Berger Paints as opposed to Asian. ओके, बर्जर पेंट्स वो एक बेटर चॉइस होगी और यहाँ पर वर्सेस एशियन पेंट्स। अच्छा, आगे चलते हैं, एक दो बास्केट्स को और छेड़ते हैं। अब जहाँ पे प्राइस कन्विक्शन दे रहा है, वैल्यूएशंस ये आप तय करें, ये मतलब आपके कंफर्ट जोन में है कि नहीं है। केमिकल बास्केट, मैं अभी कमोडिटीज़ में थोड़ा सा अगर आऊँ तो यहाँ पे चाहे वो केमिकल्स वो अच्छा कर रहे हैं, मेटल्स ने एक स्विंग प्रोवाइड किया बट अभी वो ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ। आई थिंक सो। इन दोनों में से आपको ज़्यादा कन्विक्शन क्या दे रहा है? SRF एट ऑल टाइम हाई, दीपक अच्छा मूव देता हुआ, नवीन फ्लोरिन में हम बात नहीं करते क्योंकि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स नाउ, बट केमिकल पे आपका टेक इस वक्त? वीरू, जो रीसेट केमिकल्स में हुआ था 2020 और 23 के बीच में, जहां पे मोस्ट केमिकल स्टॉक्स इन इंडिया, आपने सिर्फ SRF और नवीन का जिक्र किया, इसमें आप आरती, विनती, रोजारी, फाइन ऑर्गेनिक्स, क्लीन साइंसेस, ये सारे नाम डाल दीजिए। दीज वर ऑल बिटवीन 5 to 10 बैगर्स 3 साल के बीच में। नाउ द प्रॉब्लम इज, ये जो है सब सेगमेंट्स में मूव होते हैं। तो आपने SRF और नवीन की बात की, एक बहुत बेहतरीन दौर था फ्लोरिनेशन के लिए, जहां पे ग्लोबल सप्लाईज कम हो रहे थे, चाइना की भी सप्लाई कट हो गई थी, तो वो जो सारा माल इंडिया की तरफ आ गया था, दैट बेनिफिटेड SRF एंड नवीन, और वो मल्टीपल रीरेट हो गया था। आई थिंक जब आप साइज और स्केल की भी बात करते हैं, फ्रॉम अ इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर्सपेक्टिव, SRF एंड नवीन कम इनटू दैट सॉर्ट ऑफ बास्केट। बट उसको छोड़ के अगर आप पिछले 2 साल में देखें, आई थिंक ब्रॉडली अगर आप ओलियो केमिकल्स को छोड़ दें, जिसमें से आपको शायद गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स एक नाम है जो याद आता है, विच हैज ग्रोन रिलेटिवली फास्टर, कहीं पे आपको 15% की कंसिस्टेंट ग्रोथ हर क्वार्टर में नहीं देखने को मिल रही है। दैट हैज बीन द इशू फॉर द केमिकल सेक्टर के वैल्यूएशंस 45-50 टाइम्स पे हो गए थे, या इवन 40 टाइम्स पे। पर अगर आपकी ROE ROC 15-18-20% के आसपास है और आपकी ग्रोथ रेट भी 12-15% के आसपास है और आपका वैल्यूएशन उसके 2x है, दैट्स अ प्रॉब्लम। केमिकल्स में अगर आप एग्रोकेमिकल्स डाल दें, एंड नॉट जस्ट बिकॉज अभी मॉनसून के प्रेडिक्शंस अच्छे हैं, वी हैव लाइक दिस नेम फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, इज सुमिटोमो केमिकल्स। ऑब्वियसली MNC कंपनी है, तो रिलेटिवली वैल्यूएशंस थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू द अदर्स, लेकिन उन्होंने जो 5 मॉलिक्यूल्स इन लाइसेंस किए हैं अपने जापानीज पेरेंट से, हमें लगता है कि वहां पे 20% से ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ बहुत पॉसिबल है अगले 3 साल में कंपाउंडेड। इनके ROEs अगर आप देख लें 24-25% है, ROCs भी करीबन 25-27% है, which is anyway 500-600 basis points higher than the rest of the chemical basket. So at about 30-31 times, I'd be more inclined to buy something like a Sumitomo than buying specialty chemicals or specialty ingredients. So I think हमारा जो टॉपिक होगा इस पूरे बास्केट में वीरू, वो सुमिटोमो केमिकल्स होगा। ओके, सुमिटोमो केमिकल्स ये इस समय टॉप पिक रहेगा। मीनवाइल मार्केट एट डेज हाई और अच्छा खासा मूव अब 25,523 पर। आज सुबह भी हम जब बात कर रहे थे कि एक फ्लैग पैटर्न बन चुका है और इवेंचुअली मार्केट ब्रेकआउट करेगा, और शायद उसका फर्स्ट साइन यहाँ पर दिखता हुआ। राहुल, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में बड़ी गिरावट है। कल भी सेबी की स्टडी आई कि 91% ट्रेडर्स अभी भी पैसा लूज़ कर रहे हैं, और जो लॉस है वो नंबर ऑफ ट्रेडर्स भले ही कम हुए हैं बट लॉस 40% बढ़ गया है। मतलब जो बचे हुए हैं वो तो और भी ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, और वो जेन स्ट्रीट वाला मामला भी है। तो बहुत लोग जोड़ कर देख रहे हैं इसको कि क्या आगे जाते हुए कुछ और कर्ब्स आएंगे या नहीं आएंगे। BSE, एंजल वन, आप थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपका बिजनेस भी इम्पैक्ट होगा ऑब्वियसली, लेकिन इन पर क्या व्यू रहेगा? अनुज, दिस इज अ वेरी वॉलेटाइल बिजनेस। फर्स्टली आई थिंक जो भी इस बिजनेस में है वो आपको कहेगा कि देयर इज नथिंग, दिस बिजनेस डज नॉट मूव इन अ लीनियर फैशन। ये पूरा ही ऑपरेटिंग लेवरेज और डीलेवरेज का बिजनेस है। तो आई थिंक ऑब्वियसली व्हेन थिंग्स आर गोइंग राइट, इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी हाइडिंग इन। आई वुड नॉट बी टू पर्टर्ब्ड कि ये जो रीसेंट नॉइजेस हैं इससे स्टॉक्स पे क्या असर पड़ रहा है, फॉर द वेरी सिंपल रीजन,
लेट्स टेक म्यूचुअल फंड्स, वो बेसिकली सब कुछ वहीं से डिराइव होता है, राइट? ब्रोकिंग वगैरह जो आप पैसा वहीं से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर जो रिटेल के हैं, जो आपने एंजल वगैरह की बात की। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो लार्जर वंस हैं, से अगर आप एचडीएफसी देख लें, निपॉन देख लें, दीज आर ऑल 30-35% सिंपल बिजनेसेस हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट्स लाइक एफएमसीजी, 30-35% के आरओई आरओसीज हैं। ज्यादा कुछ इंक्रीमेंटल, आई थिंक टोटल एक्सपेंस रेशियोज भी काफी हद तक कंट्रोल में आ चुके हैं, सो देयर इज नॉट टू मच ऑन द कॉस्ट साइड एज वेल। एंड अगर आपका मार्केट 15-20% अगर ग्रो कर गया, दिस विल प्रोबेबली ग्रो एट सिमिलर लेवल्स। जिनका मार्केट शेयर हायर है, दे विल ग्रो एट हायर लेवल्स। इनफैक्ट ICICI Prudential AMC, if I'm not mistaken, is filing for its DRHP. Canara Robeco का ऑलरेडी अप्रूवल आ चुका है, और कहीं मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि SBI is also next in line। तो आई थिंक इनमें पार्टिसिपेंट्स जो लिस्टेड हैं, ये बढ़ते ही जाएंगे। आई थिंक अगर आप CDSL ले लें, या ब्रोकर्स ले लें, या एक्सचेंजेस ले लें, इफ अनुज, आप और मैं तो करीबन मार्केट में 20-25 साल से हैं, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में भी और पीछे चले जाएं, इवेंचुअली द मार्केट ऑलवेज गोज हायर, चाहे जो भी दिक्कत आ जाए। सो आई थिंक इफ यू आर लुकिंग एट बिल्डिंग अ स्ट्रक्चरल पोर्टफोलियो, एंड लुक एट जो रिटेल में एक रेवोल्यूशन आ गया है डिजिटल का, जिससे आई थिंक हम अनुज 6 महीने पहले भी हमारी चर्चा हुई थी कि अगर आप जीरो था एंजल ग्रो को देख लें, ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द रिटेल मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय दीज पीपल राइट नाउ। तो अगर आप इनमें से, आई थिंक एंजल इज द ओनली प्रॉक्सी टू इट, व्हिच इज व्हाई इट कंटिन्यूज टू डू वेल। तो आई थिंक आई वुड बी अ बायर इन डिप्स। आपके पास एक आध म्यूचुअल फंड, जो इंश्योरेंस कंपनीज है जिनके पास थोड़ा ज्यादा यूलिप बुक है, इफ यू वांट टू प्ले इट एज अ प्रॉक्सी, ICICI Prudential लाइफ इंश्योरेंस इज अ क्लासिक एग्जांपल, जहां पे करीबन आई थिंक 45% यूलिप का बिजनेस है। That could be an interesting one. आप एक या दोनों exchanges when NSE lists, and then you can have a couple of brokers. एक angel हो सकता है from the retail side, and you can play a full service broker. हमारे काफी सारे competitors भी listed हैं. So I would be a buyer on dips, but like I told you, Anuj, when I started my answer, कि ये एक linear business नहीं है. There will be ups and downs. There are regulations, but structurally, if you believe that India as a market is going to keep compounding, तो आपको ये stocks आपके portfolio में हर dip में होने चाहिए। ओके राहुल, एक्चुअली क्या है ना कि शायद हम दोनों ने ही एक दोनों वोलेटाइल इंडस्ट्रीज ही चुनी थी, मतलब बस लीनियर तो कभी रहा ही नहीं मामला पहले जब आप इस फील्ड में थे तब भी, और ये अब भी। खैर, बट शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ राहुल, एंड आप हमारे लिए आज एक लकी चार्म रहे, क्योंकि वीरू फाइनली एक मिनी ब्रेकआउट से ही मार्केट में आया जरूर, लेकिन अगली बार राहुल और देवेंद्र जी को साथ बुलाएंगे। लास्ट ब्रेकआउट देवेंद्र ने दिया था, आज का ब्रेकआउट राहुल जी ने, है ना? थैंक यू राहुल, थैंक्स वेरी मच। अब आते हैं रणनीति पर, इंडिसेस पर। H25540 जो इंट्राडे हाई लगा, अभी का प्राइस 527। अनुज, अभी इस प्राइस पे दो चीज़ें हैं, दो उपलब्धि हैं हमारे पास। 25,500 रीगेन एज पर दीज प्रोविजन स्टैट्स, और दूसरी चीज़ ह्यूज रिस्पेक्ट टू 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। कैसे अप्रोच करें इस क्लोजिंग को, क्या व्यू रहेगा कल के लिए? देखिए वीरू, मेरा व्यू जो पिछले 5-6 दिन से भी है वो यही है कि इंट्राडे में भले ही आप दोनों तरफ की ट्रेड्स लें, लेकिन पोजिशनली इस मार्केट में डिप्स पर मंथ एंड की कॉल्स एक्यूमुलेट करें, और मार्केट आपको बता के नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन ब्रेकआउट होगा वो बड़ा होगा। और देखिए शायद आज है वो, अब अगर कल और एक गैप अप मिल जाए उस ट्रेड डील के बाद, तो हो सकता है आप अपने रिसेंट स्विंग हाई को क्रॉस कर दें। 669 का ही तो है रिसेंट स्विंग हाई, यहाँ से 130 पॉइंट दूर है, क्या बड़ी बात है। तो इवेंचुअली पैसा वो बना रहे हैं जो उस तरीके के कॉल्स को एक्यूमुलेट करें, क्योंकि इस तरीके के मोमेंट के लिए आप तैयार नहीं हो सकते। ये कब आ जाएगा आपको पता नहीं है, लेकिन जब आएगा तब आपको एकदम से मुनाफा देगा। तो ये इसीलिए एक ट्रेंडिंग मार्केट में कंसोलिडेटेड मार्केट या कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है आपके लिए पोजीशन ऐड करने के लिए। स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, और वो जो फ्लैग वाला पैटर्न का ब्रेकआउट अगर आया, जो आज सुबह हम एक उस पैटर्न को डिस्कस कर रहे थे, अगर वो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया तो बड़ी चाल संभव है। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आप 25,650 क्रॉस करने के बाद इसी सीरीज़ में अगर 25,850, 25,900 तक के भी लेवल्स देख लें। एक व्यू हमने ये लिया हुआ है कि बस वो 20 डे मार्क का एक स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में। लेकिन एक चीज़ और ऐड करूँगा, ऐसे मूव्स को चेज़ करने के बजाय आप गिरावट में ख़रीदारी करेंगे ना, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि चेज़ करने में दिक्कत आ जाती है कई बार। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं। यतिन के पास चलते हैं पहले डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज बहुत सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। पर्टिकुलरली बात करें डीएलएफ की, तो काउंटर में ज़बरदस्त मजबूती है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज काउंटर में मोमेंटम दिख रहा है। इनफैक्ट डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ
म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी के चलते काउंटर में BTST का ट्रेड लिया जा सकता है 850 से लेकर 855 के टारगेट्स के लिए, और OI में भी लगभग 2% का पॉजिटिव बदलाव होता हुआ नजर पड़ रहा है जुलाई सीरीज के लिए। इसके अलावा JSW एनर्जी डीलर्स के हिसाब से FI की यहाँ एक बिकवाली जो चल रही थी वो खत्म होने आई है और शायद यहाँ से स्टॉक में बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन है। 525 के टारगेट्स के लिए यहाँ भी डीलर्स जुलाई फ्यूचर्स खरीदने की एडवाइस दे रहे हैं। ओके, तो इस समय JSW एनर्जी यहाँ पर JSW एनर्जी पे ST BTST था एक्चुअली, सेलिंग खत्म हो गई है। हाँ वही, वो गलत लिख दिया गया था खरीदारी के। हाँ, दोनों पर BTST डीलर्स की तरफ से आ रही है। चलिए, अब BTST की बात हो रही है तो BTST ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? आई थिंक स्टॉक रहेगा एशियन पेंट, जो हमने कल या परसों डिस्कस किया था और लगा था कि 2490 का है, वो ब्रेकआउट आएगा और पार कर लेगा और हायर जोन देखेंगे। मुझे अब भी स्टॉक अच्छा लगता है। यस, 2484 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 2465 और नियर टर्म टारगेट आई थिंक 2550, वहां तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। ओके, एशियन पेंट्स शानदार क्लोज। और एशियन पेंट्स के बारे में एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि आज फाइनली अ क्लोज अबाउ 200 डे एक्सपोनेंशियल न्यूज। एक लंबे अंतराल के बाद मतलब अक्टूबर 2024 के बाद। मानस, आपका ट्रेड वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, PFC पे खरीदारी करने की राय रहेगी। PFC में इंटरडे चार्ट पे इनवर्स रेंजियो पैटर्न का ब्रेकआउट है। डेली चार्ट पे 10 एंड 22 मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो PFC के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 421 रुपए के प्राइस चल रहे हैं। 417 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 430 के टारगेट सेट कर लीजिए। ओके, अब प्रशांत जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? अनुज जी, मुझे यहाँ पे BTST के लिए और थोड़ा सा इनफैक्ट पोजिशनल अप्रोच भी, इंडिगो काफी अच्छा पैटर्न लग रहा है। प्रीवियस हाई रिटेस्ट हो रहा है 5800, मुझे लग रहा है 5740 पे स्टॉप लॉस रख के 5950 का टारगेट रखा जा सकता है। ओके, इंटीग्रेशन था 5800 पे। अगर आप देखें, आपका बाय कॉल है। श्रीकांत, आप क्या पिक करेंगे? श्रीकांत जी आज खेल गए। श्रीकांत जी म्यूट बटन दबा हुआ, उसको अनम्यूट कर दें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वीरेंद्र, मुझे लगता है यही एक BTST हो सकता है। काफी अच्छा फॉर्मेशन है। अभी थोड़ी देर पहले ये कवर भी हुआ था अपने शो में, बट इसके टेक्निकल पैटर्न को देखते हुए लगता है कि ये स्टॉक 825 830 तक के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन कम से कम 825 के लेवल्स तो दिखा ही सकता है। तो 808 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और करंट लेवल से इसे खरीदा जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर एक BTST ट्रेड आती हुई 83,700 पर करीब सेंसेक्स है और मेरे ख्याल से जो एडजस्टेड क्लोज होगा, लास्ट 30 मिनट का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होगा, उसके हिसाब से करीब 83,606 83,610 पर आएगा। और निफ्टी का एक बार अगर एडजस्टेड क्लोज दिखा दें मुझे, वो भी मेरे ख्याल से जो करंट लेवल है उसे करीब ये मुझे लग रहा है थोड़ा चेंज होगा। इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, ये थोड़ा चेंज होगा। खैर, एनीवे, अब वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही। वीरू, बताइए। अनुज, वो आखिरी के अगर आप देखें जो 20 मिनट थे, उसने डेफिनेटली एक पुश प्रोवाइड किया है और ब्रेथ स्लाइटली अगर आप देखें इम्प्रूव हुई है, स्पेशली PSU बैंकिंग बास्केट की तरफ से। ये चीज़ जो बास्केट थी ना, और जो निफ्टी बैंक ने वो 200 के कॉलेटर्स के जोन को पार किया, उसने इवनली पॉइज्ड कर दिया। 87 लॉन्ग्स 32 में शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट 96 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 13 में। आइए देखते हैं कि करके स्लाइड्स लॉन्ग कहाँ पर थे। सबसे पहले इस क्रम में अगर आप देखें, ऊपर आएगा पावर स्पेस, गजब का मूव था। NHPC, कोटक महिंद्रा बैंक में स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था पोस्ट देयर क्वार्टरली अपडेट्स। डिलीवरी आज का सबसे अगर आप देखें शानदार ट्रेड रहा। आईफिल फाइनेंस और AB फैशन, शानदार मूव यहाँ पर। AB फैशन लोअर ट्रैजेक्टरी से ऊपर निकलता हुआ स्टॉक। PFC, SBI कार्ड्स, BL ने टेंडेमा से रिवर्सल लिया। मिंडा करीब 1% ऊपर, नालको में अगर आप देखें 1% का मूव था। ये थे आज के शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स। टाइटन में ये देखिए, ये सारे के सारे इवेंट बेस हैं। अगर आप सिर्फ औरों को छोड़ दें तो बाकी टाइटन, BSE, एंजल वन, M6, ये पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट थीम नए सर्कमस्टेंसेस में न्यूज़ फ्लो के बीच में थोड़ा सा कोलैप्स होती हुई। एंड सेम इज द केस विद किंग्स टेक्नोलॉजी। आज का लॉन्ग अनवाइंडिंग का सबसे बड़ा कैंडिडेट। फोर्टिस कोलैप्स हुआ आज। RBL बैंक, भारत फॉर्ज और बॉश पिछले 3 दिन में 4 दिन में इतना बड़ा राइज, इतना बड़ा वर्टिकल राइज देखी गया था। वो शायद आई थिंक इसने इसको जस्टिफाई किया सिंपली, यानी प्रॉफिट्स जो थे वो कैश में कन्वर्ट हो रहे थे। बट जो स्टॉक्स अच्छा आज कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं,
SRF ऑल टाइम हाई पर क्लोज होने की तैयारी करता हुआ, एशियन पेंट्स 200 EMA के ऊपर क्लोज होने की तैयारी करता हुआ, डिलीवरी पोस्ट अक्टूबर 2024 अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पर लेवल पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। और आज जो ये थे ना, हम अनुचर में डिस्कस कर रहे थे, बदले सर्कमस्टेंसेस में ट्रेडिंग कम करने का अगर आप देखें, जो अगर कोई माहौल बनता है, लोग शायद ज़्यादा फोकस करें म्यूचुअल फंड्स की तरफ या फिर एक प्रोफेशनल हैंड लेने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए, वो शायद स्टॉक को ड्राइव करे। HDFC AMC आज 5141 पे ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। आई थिंक इट्स अ थर्ड बेस्ट क्लोज फॉर HDFC AMC। और एक स्टॉक और रखना चाहूँगा, मतलब मूव बहुत स्ट्रॉन्ग था इसमें, भारत डायनेमिक्स। मोर और लेस याद रखिएगा, ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी ही है। तो हमारे पास डिफेंस में 2 केस रहे आज, BEL और भारत डायनेमिक्स। सचिन, ये भारत डायनेमिक्स पे आपका टेक क्या है? 1980 एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। अच्छा मानस, आप टेक देंगे इस पे? तो देखिए बीएल की जहां तक बात है, बीएल का जो ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव है। हालांकि आज स्टॉक ने वापस ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग जरूर देने में कामयाब हुआ है, लेकिन फिर भी एक हर्डल है 428 रुपए का। अगर 428 के ऊपर निकलेगा तो ही खरीदारी करेंगे शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लेकिन अगर मीडियम टर्म के हिसाब से होल्ड है तो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे 409 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। ओके, चलिए अब एक काम करें। अच्छा, वो सेंसेक्स का जो मैं थोड़ा सा वीकली में थोड़ा सा एडजस्टेड रेट गलत बोल गया था मैं, 83,710 के करीब आना चाहिए एडजस्टेड क्लोज। और निफ्टी में भी अच्छा क्लोज है, बहुत शानदार क्लोज है ये विदाउट अ डाउट। और काफ़ी स्टॉक्स हैं जो डे हाई पर बंद हो रहे हैं। SBI, ITC, ब्लू स्टार, SBI कार्ड, DLF, लार्सन एंड ट्यूब्रो, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। और भले ही आप कह लेंगे कुछ हद तक एक्सपायरी वाला फैक्टर था, लेकिन एक फ्रेश ब्रेकआउट फाइनली एक 6 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद, और आज मंगलवार भी है तो शायद थोड़ा सा इस के कारण थोड़ा सा एक मूव आया, लेकिन अच्छा मूव इस समय मार्केट में आपको आता हुआ दिखाई देगा। एक लास्ट चार्ट चेक लेते हैं ITC का, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। गाबा सर, ITC को कोई चार्ट चेक यहाँ पर या कोई व्यू? बिल्कुल BTST के तौर पर ले आ सकते हैं। ITC का चार्ट में है तो पॉजिटिवनेस, थोड़ा बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है और अब ट्रेड करें 417 के आसपास, 416 का स्टॉप लगाएं, सिर्फ ₹1 का। अप मूव 422 पॉसिबल है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है। यस, ले जा सकते हैं ITC, एग्रेसिव प्ले, लेकिन यस इट्स ऑन ITC। ओके, ITC। और एक व्यू जरा लेते हैं मानस, एक बार LIC का चार्ट देखिए। काफ़ी समय से ये स्टॉक एक रेंज में है, आज आखिरी के कुछ मिनटों में अच्छा मूव आ रहा है इसमें, LIC ऑफ इंडिया। तो देखिए LIC की बात कर रहे हैं आप, तो देखिए स्टॉक कोशिश कर रहा है 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने के लिए, लेकिन कंफर्मेशन के लिए परसों का जो हाई था उसको ब्रेक करना पड़ेगा। 960 के ऊपर निकलेगा तब खरीदारी करेंगे, तब आप 940 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो अभी होल्ड करिए 934 रुपए, 934 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के। जी हाँ, वाकई LIC जो होती है ना, वो संकट हरने वाली कंपनी है। देखिए मानस जी की लाइट आ गई है ना, मानस आ गई ना? जी LIC का कमा रहे थे ना आप, जलवे LIC के। देखिए काफ़ी देर से अंधेरे में कर रहे थे स्टॉक्स पे रिकमेंडेशंस, बातचीत, तुरंत लाइट आ गई। खैर, बाकी क्लोजिंग में प्रकाश डालने के लिए अब चलते हैं अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया बीरू। लेट्स सी, क्लोज तो वैसे मार्केट का काफ़ी शानदार रहा, ये मानना होगा, क्योंकि काफ़ी समय से एक ऐसी क्लोज की हमें ज़रूरत थी। 60 पॉइंट ही सही, लेकिन अच्छा हम चढ़े 4.5% ही हैं, लेकिन मार्केट में इतने दिनों से 20-20 पॉइंट के मूव के आदी हो गए थे। 60 पॉइंट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। सेंसेक्स बैंक निफ्टी में करीब 270 पॉइंट की रैली, सेंसेक्स में भी करीब 270 पॉइंट की रैली, निफ्टी IT करीब 116 पॉइंट ऊपर था। हालांकि मिड और स्मॉल कैप में मूव नहीं आया, और एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा ख़राब ही रहा, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, लेकिन 1225 बढ़ने वाले शेयर, 1467 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे। और ये कुल मिलाकर ओवरऑल मार्केट का मूव रहा। अब ज़रा एक बार सेक्टोरल ब्रेड देख लेते हैं, क्योंकि ये भी देखना थोड़ा सा ज़रूरी होगा। और ये देखिए, ये सेक्टोरल ब्रेड है, और कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स करीब 1.5% नीचे था। उसके अलावा फार्मा करीब 1% नीचे था, रियल एस्टेट करीब 1% ऊपर था यहाँ पर,
और फिनेंशियल्स करीब करीब 2-3% ऊपर थे, निफ्टी बैंक करीब करीब आधा % ऊपर था, निफ्टी आईटी में हल्का सा मूव था, एफएमसीजी हल्का सा नीचे था और ऑटो यहाँ हल्का सा नीचे आपको मूव दिखाई देगा। एक काम करते हैं, मैं सुबह एक फ़ोटो ली थी मार्केट बेट की, यहाँ भी लेना बनता है क्योंकि अगर देखें तो थोड़ा सा इसको कंपेयर करूँगा फिर मैं सुबह और दोपहर के बीच में जो चेंजेस आए उसको लेकर। अब ज़रा निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए, देखते हैं ज़रा निफ्टी का हीट मैप कैसा रहा आज का। शानदार मूव रहे कोटक में 3.5%, पहली बार कोविड के बाद इन्होंने क्वार्टरली अपडेट दिया और क्या शानदार अपडेट था, 3.5%। इटर्नल 2% ऊपर था, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, ग्रासिम, बीईएल, अदानी पोर्ट्स, एचडीएफसी लाइफ, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ और स्टॉक्स रहे। ओएनजीसी जहाँ पर बाइंग थी, लार्सन एंड ट्यूब्रो और इन्फोसिस। टाइटन खराब क्वार्टरली अपडेट के बाद 6% नीचे आज ये स्टॉक। डॉक्टर रेड्डीज, बजाज ऑटो, सिप्ला, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, मारुति, हिंडाल्को, एचयूएल, कोल इंडिया, रिलायंस, ये कुछ स्टॉक्स रहे जो आज फाइनली नीचे रहे। लेकिन वीरू आज एक चीज़ कहनी होगी, एक मिनी ब्रेकआउट ही सही, फाइनल ब्रेकआउट ना सही, मिनी ब्रेकआउट सही हमने आज जरूर देखा। जी हाँ अनुज, मिनी से ही शुरुआत होती है और देखिए लेट्स सी क्या पता हो। इसे कहते हैं 60 के ठाठ, बड़ा सिर्फ 60 अंक है लेकिन 600 अंकों की खुशी हो रही है, यकीन मानिए, है ना अनुज। खैर जैसा है, अच्छी क्लोजिंग है, इट्स 25524 और ये दिन निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ को और निफ्टी आईटी के इंट्राडे रिवर्सल को भी जाना जाएगा। खैर कल एक्सपायरी -1 यानी मतलब बुधवार का सेशन होगा। ये पूरा का पूरा पैनल आपसे करेगा मुलाकात सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल और उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।